सर। सर वीडियो से ये समझ आया कि जब तक हमारे अंदर डर है और जो हम नेट लेकर चले हुए हैं कि हमें पता है कि अगर हम गिर भी गए तो हमें बचाने वाला कोई ना कोई तो है, तो वो उस सफलता तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो में उसने 2 बार ट्राई किया और उसकी नाकामयाबी का रीज़न ये रहा कि जो उसने वो बांध रखा था अपनी बैक पे, वो जो रस्सी बांध रखी थी, वो एक कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड वो थॉट था कि अगर गिर गया तो ये इससे तो मैं बच ही जाऊंगा। लेकिन लास्ट में वो चीज़ जब हटी तो ये चीज़ समझ आया कि भाई डू एंड डाई सिचुएशन है, या तो करेंगे या तो मरेंगे, यही वाला काम है। तो जब तक ये सिचुएशन नहीं आएगी सर मन के अंदर कि मतलब अगर हम इस इंडस्ट्री के अंदर है, अगर हमें करना है तो यही करना है और इसी कंपनी में करना है, या जो भी माइंड सेट है हमारा, तो वो बैक ऑफ द माइंड ये नहीं होना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो प्लान बी है मेरे पास, और या फिर ये वाला रास्ता है, उसकी वजह से अगर यहाँ नहीं सक्सेस हो पाया तो मैं दूसरी जगह हो जाऊंगा। तो वो चीज़ें ये समझ आई सर वीडियो से कि रस्सी फ्री होना बहुत जरूरी है सर। वो डर तभी खुलेगा जब हमारे को पता होगा कि अगर यहाँ नहीं हुआ ना बस तो खत्म हो जाएगी। चलिए विनोद साहू जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत प्रेरक रहा है। आवाज कट रही थी और स्क्रीन भी ऑफ हो चुका था एक बार मेरा। तो ये 2-3 चीजें इसमें जो है काफी रही। एक तो बोल रहे हैं कि डर आपके अंदर के ताकत को खत्म कर रही है। वो उनका रिएक्शन था, नहीं मैं डरता नहीं। तो उनका जो रिप्लाई जो आवाज आई, वो उनको कहा कि जब तक तुम बहुत ज्यादा डर नहीं जाओगे तुम सफल नहीं हो पाओगे। और तो उसके लिए क्या करना होगा, तो रस्सी को आपको छोड़ना होगा। रस्सी के सहारे आपको जाने से नहीं होगा, आपको दीवार को ऐसे ही चढ़ना होगा। तो ये काफी बेहतरीन है सर कि हम कभी भी किसी रस्सी के सहारे या किसी के सहारे से अपन हम कोई चीज तय करना चाहें तो वो कभी नहीं कर पाएंगे। अंततः जाके ऊपर में भी जाके हम लुढ़क सकते हैं और ऐसे लुढ़केंगे कि हमारी पूरी ताकत छीन हो जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे ताकत इकट्ठा करके जितना हम चढ़ सकते हैं उतना चढ़ते जाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा सर। राइट सर। विपिन ठाकुर जी। सर इस वीडियो में जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करी वो चीज जो समझ में आई वो ये थी कि अगर हमारे पास ऑप्शन है तो फिर हम अपना बेस्ट कर ही नहीं सकते। और वो जो सहारा था, जो रस्सी थी, उसके पास ऑप्शन था कि अगर कुछ भी हुआ तो ऑप्शन तो मेरे पास है ही, मुझे बचा लेगा। लेकिन जब उसने वो ऑप्शन ही छोड़ दिया तो वो कामयाब हो गया। तो ऐसे ही हमारे पास जो ऑप्शन होता है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कि यार अगर नहीं हुआ तो ये तो है, तो वो चीज़ हमें आगे नहीं ले जाने देता अपने आप को, और हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं। और ये कंफ्यूजन की जो स्थिति है ये हम आगे जाने ही नहीं देती। तो सबसे अच्छी बात है कि ये जो पुराना पुल है तोड़ना बहुत जरूरी होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो बस अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो पुल, उसने पुल तोड़ा, और पुल तोड़ा तो वो जीत भी गया। तो ये हमने कल महसूस भी किया कि जो पुल था ये वाकई लोगों को रोकता और हमें भी रोक रहा था। तो ये पुल बड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए कृष्णकांत शुक्ला जी। सर नमस्कार सभी को। एक्चुअल में स्टेशन पे हूँ सर, और इसलिए वीडियो चालू नहीं कर रहा था पहले। अभी सर इसको देख के एक चीज समझ में आई सर, जो पुल तोड़ने वाली बात थी ना, जब तक पुल नहीं टूटेगा तब तक कुछ नहीं होगा। जीवन में अगर पुल का सहारा बना रहा तो शायद जीवन में वो पुल के सहारे पूरा जीवन कट जाएगा पर तरक्की नहीं टूटेगी। पर तो वो पुल जब तक नहीं टूटेगा तब तक कुछ हो नहीं सकता, और वो पुल तोड़ना बहुत जरूरी था। और कल वो जो पुल टूटे हैं ना, और इस वीडियो में भी यही समझ में आ रहा है कि जब तक सहारे दिमाग में बैठे हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता। दिमाग के बाहर, दिमाग को पहले इसके बाहर लाना पड़ेगा कि इसके बाद कुछ नहीं है, पुल तोड़ना ही पड़ेंगे। और पुल तोड़े हैं कल सबने, जितनों के टूटे हैं उनकी सफलता भी 101% निश्चित दिखेगी। बस इतना ही कहना था। डन सर। राजीव जी। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सर ये जो सेफ्टी बेल्ट है ना, मुझे लगा यही सबसे बड़ा बैरियर है, और उसको हटने के बाद ही दुनिया देखने का मौका मिलता है। और वो जो कल कराया है आपने,
जो होता चला गया, फिर पता नहीं क्या क्या स्क्रिप्ट हम लोग मन में सोच के बैठ रहे थे और पता नहीं क्या क्या बुलाया। जो मुझे लगा जो स्क्रिप्ट मैं सोच रहा था वो तो बुला ही नहीं। हम्म और उसको बोलने के बाद ऐसे लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि बोले ये आप भी करते हो, हम्म जो मुझे एज अ टीचर जानते थे। हम्म मैंने यही कहा कि हाँ मैं भी करता हूँ और मैं कर रहा हूँ। हम्म आपको कभी जरूरत हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। हम्म और सर यही है कि बस सेफ्टी बेल्ट हटते ही हमारे लाइफ में वो बेल्ट आ जाती है जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाती है। इस मूवी से मुझे वही समझ आया। वरना तब तक हमारा सबकॉन्शियस हमें कहीं ना कहीं बचा के रखता है उस काम को करने से। हम्म यही है सर। थैंक यू सो मच। देखिए, इस मूवी का ये जो सीन है बड़ा सीधा सा है, ये 3-4 एंगल्स को जोड़ता है और वो तीनों चारों एंगल्स हमारे को समझने की जरूरत है। पहली चीज, ये एक जेल में है, एक कुएं में है जिसमें भागने पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई जेलर नहीं है, कोई वार्डन नहीं है। एक ओपन जेल है, एक पत्थर टापो और जेल से मुक्त हो जाओ। ये ओपन जेल है। दूसरी चीज, इस जेल में रस्सा भी दिया हुआ है कि आपको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट भी मिलेगी, बस तुम अपनी आजादी की छलांग लगाओ। बट इस जेल के इतिहास में एक चीज और दर्ज है कि एक बच्चे के अलावा इस ओपन जेल से भाग भी कोई नहीं पाया आज तक। समझने की कोशिश करिएगा, जेल ओपन है, एक रस्से की सपोर्ट भी है, और तीसरी चीज, इतिहास में एक बच्चे को छोड़कर इस जेल से मुक्त भी कोई नहीं हो पाया, आजाद भी कोई नहीं हो पाया। आजादी की छलांग सबको लगानी है। लोग वहां पड़े पड़े अफीम के शिकार हो गए, दंगों के शिकार हो गए, बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, लेकिन आजाद नहीं हो पाए। सिर्फ एक छलांग नहीं लग पाई, आजादी की छलांग नहीं लग पाई, लोगों ने पूरा बुढ़ापा कर दिया। जब बैटमैन यहां पहुंचता है तो टूटी हुई कमर लेके आता है। अब जो मैंने कल आप लोगों का कहा था, एक रीजन दो, जो रीजन तुम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि तुम्हारे जीते जी ये हो जाए, उसके पास सिर्फ एक रीजन है, वो सब बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने शहर को उजड़ते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी जिंदगी का पहला प्यार उसका अपना शहर है, जिसके लिए बैटमैन जीता और मरता है। अब उसके शहर की बर्बादी उसकी आंखों के सामने दिखाई जाती है। उसकी कमर भी तोड़ दी गई है और उसको जेल में भी डाल दिया गया है, ओपन जेल में है। वो यहां से अपने आप को आजाद कर ले, अपने शहर को बचा ले। वो आदमी पूरा प्रयास करता है, शरीर करता है, ताकत लगाता है, और जब उसका मेंटर वहां पे बोलता है कि ये आजादी की छलांग शरीर नहीं लगाता, जुनून लगाता है। ध्यान से सुनते हैं उनके व्यक्ति के वर्ड, तो बोलते हैं आजादी की छलांग शरीर नहीं लगाएगा। तुम इतनी कसरत क्यों कर रहे हो, तुम इतने ताकतवर क्यों होते जा रहे हो? क्योंकि आजादी की छलांग शरीर नहीं लगाएगा, आजादी की छलांग जुनून लगाएगा। तो बोलते हैं कि मेरा शरीर और जुनून दोनों ये छलांग लगाना चाहते हैं, और अभी मैं गुस्से में हूं। दिक्कत यही है हम सब की कि हम सब हालात पे गुस्से में हैं, जुनून में अभी भी नहीं। हम काम भी तब करते हैं जब हम गुस्से में होते हैं, हम अभी तक छलांग नहीं लगा रहे। वो बोलता है शरीर को छोड़ो, डर की ताकत को भी ताकत बनाओ। इस दुनिया में अच्छाई की ताकत है, सच्चाई की ताकत है, डर की ताकत भी है। ऐसा नहीं है डर की ताकत इंसान को आगे नहीं लेके जाती। बैटमैन को सिर्फ ट्रेनिंग मिली थी ना डरने की। वो बचपन में एक कुएं में गिर गया था और उस कुएं में बहुत सारे चमगादड़ों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, बहुत सारे बैट्स ने अटैक कर दिया था। तो उसको बचपन में ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किसी भी हालात से, किसी भी चीज से नहीं डरना है, क्योंकि वो बचपन में बहुत डर गया था। इसलिए उसको ट्रेनिंग दी गई छोटे पने में कि अब आपको किसी चीज के लिए भी नहीं डरना है। लेकिन उसके बाद जब उसे कुएं से छलांग लगानी होती है, आजादी की छलांग, जब वो मैच्योर हो जाता है, तो एक सुपर मैच्योर पर्सन उसको समझाता है कि अगर आपको ये छलांग लगानी है
तो ये वो वाली छलांग है जो डर की ताकत के साथ लगाई जाए। आपको डर की ताकत को इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको उस मजबूरी में पहुंचना पड़ेगा। जब वो बच्चा इस कुएं को कूद के पार निकला था तो शरीर ताकतवर नहीं था, उतना ताकतवर नहीं था, शरीर उतना लंबा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने वो दौड़ लगाई, उसने वो छलांग लगाई। कारण क्या है? नीचे कुएं में उसकी मौत ना चली। जब उसे देखा कि नीचे है, वो बिना रस्से के बस भागता चला गया। वो पैशनेट था अपने आप को बचाने के लिए। वो बच्चा बिना किसी रस्से के चढ़ गया, रस्से पे चढ़ के वो फाइनली जंप भी कर गया और पार भी कर गया। लास्ट में बताया जाता है कि बॉस तेरे को भी इस तरीके से छलांग लगानी, और उसको बताया जाता है कि अगर तुझे ये काम करना है तो तुझे उस बच्चे की तरह छलांग लगानी पड़ेगी, बिना रस्से के छलांग लगानी पड़ेगी। ये महत्वपूर्ण था, बिना रस्से के छलांग। और वो पहली बार बैटमैन विश्वास कर पाता है कि मैं इस बार पार जाऊंगा, जब उसका साथी पूछता है कि बॉस इस बार तो मुझे लग रहा है आप सामान पैक कर रहे हो यात्रा के लिए। इससे पहले बैटमैन ने भी पैक नहीं करा था। इस बार वो सामान भी पैक करता है कि उसे यात्रा करनी होगी। वो जाता है बिना रस्से के। और आप लोगों ने एक चीज और गौर से नोट नहीं करी, जब वो कूद जाता है, पार पहुंचता है, जेल के गेट पे पहुंचता है, तो वहां पे देखता है कि रस्सा वहीं पड़ा हुआ था। जिन लोगों को नीचे कैद रखना है, रस्सा बाहर वाले देते हैं कि ये लो तुम्हारे को सपोर्ट दे रहे, रस्सा दे दिया, बाहर आ जाओ, नीचे से अपना कुछ बनाओ और इस रस्से से बाहर आ जाओ। एक रस्सा टूट भी जाएगा तो जेल के किनारे पे एक रस्सा और रखा हुआ है, उसी रस्से के सहारे आपको दोबारा कैद किया जाएगा। आप लोगों को एक बात समझनी है, 99% लोग जिस रस्से को, जिस माध्यम को अपनी जिंदगी में ये सपोर्ट मान के बैठे हैं कि ये मेरे को आजादी दिलाएगा क्योंकि मेरे पास तो रस्सा भी है, 99% वही लोग गुलाम बैठे हैं क्योंकि गुलामी रस्सा करवा रहा है, आजाद होने नहीं दे रहा। जो पुल उड़ाना था वो एक्चुअली में पुल उड़ाना नहीं था। आप लोगों को मिडिल क्लास से आजादी की अगर जंप लगानी है, क्योंकि अब एवरीडे इंपॉर्टेंट है बॉस, हम सब लोगों पे उम्र भारी है। जो 18 साल का है उस पे भी उम्र भारी है, जो 20 का है उस पे भी उम्र भारी है, जो 50 का हो चुका आप पे भी उम्र भारी है, जो 40 है आप पर भी उम्र भारी है। सब लोगों पर उम्र भारी, उम्र हावी होती जा रही है। आपको ये छलांग लगानी है अगले 1 से 2 साल में, और अगले 1 से 2 साल में ना, जहां जिंदगी खड़ी है, 10,000 से 20,000 से 50,000 से 2 लाख की, 5 लाख 10 लाख महीने की छलांग लगानी है, ताकि जीवन बदल पाए, ताकि जीवन में वो सारी लग्जरी देख पाए जो दूसरे लोग भी देखते हैं। हम अगर पैदा हो गए हैं तो क्यों महरूम रहे, क्यों ना ईश्वर की दी जिंदगी में दूसरा मौका नहीं है, ईगो से, अहंकार से खामखा घिरे पड़े हैं, दूसरा मौका नहीं है। एक अप्पू घर में आए हो, सुबह की टिकट मिल गई है, शाम की टिकट कंफर्म है, अप्पू घर आपके लिए बंद जरूर हो जाएगा, आपके औलाद के लिए चलता भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने झूले झूलने हैं झूलिए, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। और अगर इस दुनिया में अपनी औलाद के लिए या अपने लिए झूले झूलने की बंदोबस्त करनी है, व्यवस्था करनी है, तो पैसा चाहिए। पैसा कमाने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना पड़ेगा, तो तभी ये काम हो पाएगा। पैसे के लिए प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के लिए परफॉर्मेंस है, और परफॉर्मेंस पर्सनली देनी पड़ेगी। टीम परफॉर्म नहीं करती है, आदमी परफॉर्म करता है, व्यक्ति परफॉर्म करता है, और उसको देख के टीम परफॉर्मेंस निकलती है। मूवीज में ना सिचुएशंस काल्पनिक होती हैं, हिम्मत काल्पनिक नहीं होती है, डिसीजंस काल्पनिक नहीं होते हैं। कई बेवकूफ क्या करते हैं, हर चीज को कल्पना समझते हैं। मूवी में सिर्फ सिचुएशंस काल्पनिक हैं, हिम्मत, इमोशंस, फैसले, निर्णय लेने की ताकत, ये सब काल्पनिक नहीं होता, ये प्रैक्टिकल होते हैं। आप जब मूवी देखते हैं ना, आप मूवी में हीरो देखते हैं कि हीरो ने मार दिया, उसका घुसे मारना वो सिचुएशंस इम्प्रैक्टिकल है। वो 25 से भिड़ गया, ये इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन उसके भिड़ने का कारण जो है, ये सब इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन उसके भिड़ने का कारण वो प्रैक्टिकल है। उसकी लड़ने की ताकत इम्प्रैक्टिकल हो सकती है,
लेकिन लड़ने का जज्बा प्रैक्टिकल। परिवार के साथ हीरो का खड़ा होना प्रैक्टिकल है। सिचुएशंस को झेलना प्रैक्टिकल है। इस जिंदगी में भी, रियल जिंदगी में भी हीरो ये सब काम करता है। आम लोगों का सिचुएशन ये है कि हम लोगों को यहाँ से छलांग लगानी है। स्किल आ गई, स्किल सेट आ गया, प्रोडक्ट ट्रेनिंग आ गई, सब विफल है अगर आपके पास छलांग लगाने का माइंडसेट नहीं है। मैंने कल पुल उड़ाने के लिए नहीं बोला था, मैंने सिर्फ एक चीज बोली थी जो मिडिल क्लास होने के नाते हमारे को सिखा दी गई, बचपन से भरा गया, क्योंकि पहले दिन से डर रहे थे तो हमारे को बोला गया बेटा डरना नहीं है, बेटा डरना नहीं है, किसी चीज से नहीं डरना है। डर की ताकत जो छलांग लगाने के लिए चाहिए ना, वो हमारी गायब। इसीलिए मैंने कहा कि कम से कम पुल उड़ा दो, कुछ बड़े डिक्लेरेशन कर दो, कुछ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लो कि ये डर की ताकत आपकी जिंदगी में लौटा पाए। क्योंकि एक चीज मेरी याद रखना, कभी नोट कर लेना, मिडिल क्लास ने जब भी छलांग लगाई है तो हमेशा डर की ताकत के कारण छलांग लगाता है। मिडिल क्लास कंफर्टेबल रहता है। आप 5,000 से 10,000 से नहीं घबराते हो, आप गरीब मरने से भी नहीं घबराते हो। आप पूरी जिंदगी मिडिल क्लास बन के भी शांति से गुजर जाओगे, यकीन मानना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब डर होता है ना, किसी चीज का डर आता है, जब डॉक्टर बोलता है कि ये बच्चा इतने दिन में मर जाएगा अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो, जब डर आता है ना तो मिडिल क्लास पैसा इकट्ठा करता है। जब डर आता है कि बाप का इलाज नहीं कर पाओगे तो आप काम करते हो। जब डर आता है पिताजी मारेंगे तो आप पढ़ाई करते हो। जब डर आता है मैं क्लास में फेल हो जाऊंगा, बाकी बच्चे मेरा मजाक बनाएंगे, तो आप पढ़ाई करते हो। जब डर आता है कि अगर स्पोर्ट्स में कल नहीं जीते तो बेइज्जती बहुत होगी, तो बंदा परफॉर्म करता है। जब डर आता है कि बॉस कल को जलील बहुत करेगा अगर ये काम नहीं हुआ, तो हम उस काम को कर जाते हैं जो काम कल तक हमें इम्पॉसिबल लगता। अगर हम लोगों को डरना होता ना तो यकीन मानो हम सबके नंबर 0 आए होते। आज किसी ने पासिंग मार्क्स लिए हैं या 50 नंबर लिए हैं या 55 नंबर लिए हैं या 100 नंबर लिए हैं, तो यकीन मानना आप में से जिसने भी नंबर लिए हैं ना, वो सिर्फ एक डर की ताकत थी जिसने काम करवा दिया था। और अब हम डर की ताकत को ना एक्सेस ही नहीं करते हैं। अब हम डर की ताकत से भिड़ना ही नहीं चाहते। जब हम छोटे बच्चे थे ना, बाप की मार से, बेइज्जती के डर से या टीचर के खौफ में, इतने छोटे छोटे डरों से भी हमने अपनी जिंदगी के अचीवमेंट्स निकाले। लेकिन आज इस एज में हम खड़े हैं, जिंदगी मौत की तरफ भाग रही है। इस जिंदगी में मेरे पास कोई बड़ी अचीवमेंट दिख नहीं रही है। अपने लिए बड़ा नहीं कर पाया, अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल नहीं दे पाया, बेस्ट एजुकेशन नहीं दे पाया, अपने माँ बाप को बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, अपने खुद के लिए भी जिंदगी में वर्ल्ड टूर, फ्लाइट ट्रैवल, 5 स्टार होटल में रुकना, बड़े सपने नहीं है, छोटे छोटे सपनों को लेके भी परेशान। लेकिन इसलिए कामयाब नहीं हो रहा हूं क्योंकि इस चीज से डरता नहीं। अगर मुझे ये डर होना, रोज अपने आप से मैं एक सवाल करूं कि यार क्या इस जिंदगी में भी तो बिना कुछ देखे करे मर जाएगा? ऐसा क्या है, मतलब जितेंद्र डागर को क्यों जितेंद्र डागर बना रहा है? एक मौका मान ले कि एक शरीर मिला है, इस सुंदर दुनिया को देख सकता है, दुनिया से मिल सकता है, चीजें कर सकता है, क्या इस चीज के लिए बिना डरे मर जाएगा? जब ये ख्याल आता है, जब ये जज्बात आता है, तो वो उस कहानी क्रिएट होती है। हमारे पास जब तक मिडिल क्लास के पास डर की ताकत 24 घंटे नहीं होगी, लिखित ले लीजिए, हम लोगों की कामयाबी भी नहीं। वो पुल उड़ाना ताकत इकट्ठा करना था, लोगों का ध्यान खींचना उसका बाय प्रोडक्ट है। लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, लीड्स आएंगी, वो बाय प्रोडक्ट है। पहला सबसे बड़ा यूटिलिटी सिर्फ एक है, आपको दोबारा ताकतवर बनाना। और ये बात मैं रिपीट नहीं करूंगा डिक्लेरेशन को लेके, मतलब हर बार अगर आपको मेरी प्रोटोकॉल से चलना पड़ेगा ना तो प्रोटोकॉल गलत है। हर बार मैं बताऊंगा आपको वीडियो कब पोस्ट करना है, हर बार मैं बताऊंगा डिक्लेयर कैसे करना है। अपनी डर की ताकत को जितना ज्यादा हो सकता है इकट्ठा करिए। मैं दिशा दिखा रहा हूं। कल की वीडियो सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, और जो अमरेश जी ने कहा ना उसके बाद हल्का लगा, उसके बाद हल्का नहीं लगता सर कुछ भी जीवन में। ये वर्ड्स ही गलत है कि हमारे को कोई चीज हल्की लगती है। हम ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं, हम ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं इस
बोतल को उठाने का जोर मैं अगर एक बच्चे को दूंगा उसे ये भारी लगेगी, एक बड़े आदमी को हल्की लगेगी। वजन चेंज नहीं होता चीज का, सिर्फ मजबूती चेंज होती है। पहले जिस हाथ में थी वो कमजोर हाथ था, अब जिस हाथ में है वो मजबूत हाथ है। सिर्फ इतना बदलाव आया। कल जो माइंडसेट था वो कमजोर माइंडसेट था। वीडियो करते करते, वीडियो की सोचते सोचते, वीडियो को सोशल मीडिया पे डालते डालते डर की ताकत से रूबरू होके, एक आदमी की हद है ना, कितना डरेगा, डर चुका वो। वीडियो सोचते हुए डरा, वीडियो बनाते हुए डरा, फिर टैग करते हुए डर रहा है, डालते हुए डर रहा है। डर 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 इतना डर गया कि उसके बाद उसने उसको ताकत ही बना लिया कि मैं डरता रहूंगा, तू आजा पहले, एक बार तेरे को बगल में बैठा के काम करूंगा मैं। जब डर को बगल में बैठा के काम किया तो बाकी लोग डरना चालू। इसने डर की ताकत पे काम कैसे कर लिया, जीत कैसे गया ये। हर बंदा पूछ रहा हो बच्चा कूद कैसे गया था, कैसे पॉसिबल हो पाया। आपसे लोग जानना चाहते हैं भाई तू इस डर से कैसे मुक्त हो गया। मैं तो MLM में हूं, मैं तो कर भी रहा हूं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं भाई। मुझे अभी भी डर लगता है, मैं कैसे बोल दूं ये मेरी लास्ट कंपनी है, मैं कैसे बोल दूं कि इस अपलाइन के साथ नहीं लूंगा, मैं कैसे बोल दूं कि इस इंडस्ट्री में से नहीं लूंगा। मेरे को तो डर लगता है, इसको डर लगता है, इसीलिए इसके साथ कोई जुड़ नहीं रहा है। मैंने आप लोगों का ये चैप्टर क्यों मजबूत करवाया बॉस, मैं 2 सिचुएशन आपको देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं, अब सिर्फ उसी चीज को प्रैक्टिस करा रहा हूं। लोगों को जोड़ा नहीं जाता है, लोग जुड़ते हैं। आपको तो सिर्फ तमाशा खड़ा करना है, आपको डुगडुगी बजानी है, लोग तमाशा देखने अपने आप आएंगे। तमाशा देखने के लिए लोग बुलाने नहीं होते हैं, डुगडुगी बजानी होती है। अब डुगडुगी बजाइए, अपनी जगह पे काम सही से करिए, डुगडुगी बेहतरीन बजाइए, भीड़ अपने आप लगेगी, तमाशा अपने आप कामयाब होगा। आपको सिर्फ तमाशा करना है। एक चीज को जिसको मैं क्लियरली आइडेंटिफाई करवा रहा हूं, उस चीज को हम करके देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों के साथ चल क्या रहा है, सिचुएशंस बन क्या रही हैं, ऑल्टर क्या हो रही है। एक व्यक्ति है जो फ्लाइट उड़ाएगा रनवे पे, मेरे पास 2 चुनाव खड़े हैं। मेरे को एक टिकट मिली है कि यहाँ पे सारी प्लेन्स एक ही डेस्टिनेशन पे जाएंगी। आपको अपनी मर्जी का प्लेन चुनना है, उससे पहले आपको पायलट से बातचीत करने का एक मौका दिया जाएगा। आपने अपनी फ्लाइट खुद चुननी है, एयरलाइंस नहीं देगी। आप एयरलाइंस पे जाते हैं क्योंकि वो अनुभवी है, इसलिए आप ना उनकी टेस्टिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे उल्टा हो गया, एयरलाइंस कह रही मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, जहाज गिरती भी है, मरते भी हैं लोग, सब कुछ होता है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको चुनाव करना, आपको किस फ्लाइट में बैठना है। एक पायलट से जाके आप बात करते हो और ये पायलट शक से भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है, पूरे तरीके से भरा हुआ है। एक व्यक्ति को जाके आप पूछते हो कि बॉस आप क्या मुझे फ्लाइट लेकर जाएंगे, तो ये आदमी बोलता मैं बिल्कुल लेके जाऊंगा, मैंने 20-30 साल का एक्सपीरियंस लिया है, 2 घंटे फ्लाइट उड़ाई है। और चीज है, आप इससे पूछते हो क्या आप फ्लाइट के क्रैश होने से डरते हो, क्या आपको ये खौफ लगता है कि ये फ्लाइट जो है क्रैश हो गई तो क्या होगा। तो बोलेगा मैं बहुत डरता हूँ, इसीलिए मैंने रात दिन प्रैक्टिस किया है, मैंने इसकी सारे पार्ट्स चेक किए हैं, मैंने इसका फ्यूल चेक किया है, मैंने पैराशूट्स अपनी जगह पर रख दिए हैं, क्योंकि बॉस आई डोंट वांट टू लूज माय लाइफ, मैं डरपोक हूँ। दूसरी तरफ आप एक पायलट के पास जाते हैं, वो भी बोलता है मुझे 20-30 साल का एक्सपीरियंस है। उसे जो है आप पूछते हो कि सर मैं फ्लाइट में ट्रेवल करूंगा आपके साथ, क्या आपको इस चीज से डर लगता है कि फ्लाइट गिर गई तो? क्या रोज ही गिरती, क्या फर्क पड़ता है, मौत एक दिन तो आनी है, आज आ जाए तो बढ़िया है, कल आएगी तो भी मरना तो है ही, तो करेंगे मस्तीबाजी करके देखते हैं, एक बार उड़ के देखते हैं क्या होगा। बोले अगर फ्लाइट में टर्बुलेंस आ गई और गिरने लग गई तो बोले तो गिरने लग गई तो फ्लाइट गिर जाएगी, उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ। ये जो ज्यादा बेफिक्रापना ये दिखा रहा ना, इसी को नॉन प्रोफेशनलिज्म बोला जाता है। फिक्रमंद होना जरूरी है। अगर एक पायलट को जहाज की गिरने की फिक्र नहीं है, बेफिक्रा दिखा रहा है, तो छोटे बच्चे से भी ज्यादा बुरा काम है।
इतनी बेफिक्री अच्छी नहीं है सिस्टम के अंदर। आप कौन सी प्लेन में बैठेंगे? उस प्लेन के साथ जिसके पायलट को उसके गिरने से डर नहीं लगता क्योंकि वो जानता मौत तो एक दिन आनी है, या उस पायलट के साथ जो गिरने से डरता है? आप उस लीडर के साथ काम करेंगे जो बोलता है सर क्या फर्क पड़ता है सर, सिकंदर भी खाली हाथ गया था सर, दोनों हाथ बाहर थे सर, सिकंदर का मैसेज ही एक था, दुनिया में खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, 2 गज जमीन बहुत है। इस लीडर के साथ कौन जुड़ेगा भाई? वो भी फाइनेंशियल जर्नी में। कम से कम मैं तो नहीं जुड़ने वाला। मैं उस लीडर के साथ जुड़ना पसंद करूंगा जो बोलेगा नहीं यार देख कुछ भी हो जाए, अगले 5 साल बाद ना जिंदगी में उम्र साथ नहीं देगी, चीजें साथ नहीं देगी यार, इस दुनिया में आया हूं यार, मरने से पहले ना यार दुनिया देख के जानी है, मैं ऐसे मर नहीं सकता हूँ, मैं डेथ बेड पे रिग्रेट नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चों के भविष्य को टांग नहीं सकता हूँ यार, मेरे को डर लगता है इन चीजों से। जब आप अपने डर को एक्सप्रेस करोगे ना, मिडिल क्लास का 90% ज्वाइनिंग तो आपका डर देख के ही आता है। जब उन्हें पता लगेगा ना ये आदमी सच में डर चुका है, ये इस जिंदगी में इस चीज से बहुत डरता है कहीं नाकामयाब ना मर जाए, जिसका डर उसकी बातों में झलक गया ना, वो ज्वाइनिंग आपके साथ अपने आप कर लेगा। वो सिर्फ एक चीज पूछेगा तेरा डर इतना मजबूत कहाँ से हुआ, तो आप कहोगे यार मैंने दर्जनाइन में अपने डर को मजबूत किया, ये वहीं आ जाए, क्योंकि इसे भी ये डर चाहिए पर इसे रास्ता नहीं पता, आपके थ्रू ये रास्ते तक पहुंच रहा है, आप तक पहुंचना मकसद नहीं, आपके थ्रू इसकी अपनी जर्नी, ये वहां तक पहुंचेगा। जैसा मैंने कहा ना, आप लोगों के पास अपनी क्यों नहीं, आप लोगों की प्रेजेंटेशन में मोटिवेशन है, बड़ी बड़ी बातें हैं, चीजें हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास के लिए जो सबसे सच्ची चीज है ना, वो है डर। वो नेटवर्कर की प्रेजेंटेशन में सब कुछ महसूस कर पाता है, केवल उसका डर नहीं महसूस कर पा रहा, उसका रिलेशन नहीं मजबूत हो रहा, वो इस कंपनी में जुड़ते हुए थोड़ा डर रहा है। रीजन बीइंग क्या है, उसे लग रहा है कि यहाँ ना बड़ा इम्प्रैक्टिकल अतार्किक लोग हैं, इनको किसी चीज का डर ही नहीं है। ये जो था, ये मैसेज बड़ा सिंपल है डरने का, कि जब मिडिल क्लास आपको बात करती है कि आपको डर नहीं लगता, मतलब लोग आपका मजाक बनाएंगे आपने एमएलएम कंपनी कर ली, आपको डर नहीं लगा कि कल को एक कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा, तो लोग बोलते हैं अरे कंपनी बंद ही नहीं होगी मेरी गारंटी है। मूर्खता है। लोग बोलते हैं आपने एमएलएम ज्वाइन कर ली, आपको पब्लिक के हंसने का डर नहीं लगता, पब्लिक तो कुछ ना कुछ बोलेगी ही, सब बोलते हैं, लोगों का तो काम है बोलना, राजेश खन्ना ने कहा था। इससे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि बोले कि नहीं यार लगता है डर, डर क्यों नहीं लगता है सर? सुग्रीव सिंह जी को प्लीज बाहर मत करिएगा, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं गाबा साहब, आपका भी खौफ अलग लेवल पे है, बाकी कुछ डर होना हो, गाबा साहब का डर जरूर है। तो आप इस चीज को जो मैं बोल रहा हूं ना समझने की कोशिश करिएगा। जब पब्लिक आपसे पूछती है ना कि आपको डर लगता है नेटवर्क को ज्वाइन करने के बाद, पब्लिक आप पे हंसेगी, तो बोलो कि लगता है, तो कहेंगे फिर क्यों कर लिया, बोलो बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए तो मैं तेरे से मीटिंग की, इतना डरने के बावजूद भी मैंने काम क्यों कर लिया, क्योंकि इससे ज्यादा डर मुझे नाकामयाब मौत से दिखता है। मुझे ये लगा कि जहां फंस चुका हूँ, जॉब वगैरह जो कर रहा हूँ, वहां से तो कभी आजादी की छलांग होगी नहीं, कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग हंसी लेंगे, कुछ कर ही लेंगे, लेकिन बॉस जिंदगी भर फेलियर रह के मरना, इससे ज्यादा डरावना लगा मुझे। मेरे पास 2 डरों में से एक का चुनाव था, मैंने कर लिया। लोग पूछेंगे आपको डर नहीं लगता घर घर जाने से, लोगों से बात करने से? लगता है डर, लेकिन इससे ज्यादा डर इस चीज से लगता है कि मेरा बेटा बेस्ट स्कूल में एजुकेशन नहीं पा पाएगा। कल इस चीज से ज्यादा डरता हूं कि उसके करियर में अगर उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत हुई तो पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जब ये डर डराता है ना, तो ये डर मिट जाता है। ये मत बोलो हम डरते नहीं है, गारंटियां मत दो, अगर ये कंपनी भाग गई तो डर नहीं लगा करते हुए वीडियो, ये कंपनी भाग गई तो बोलो डर इस बात से लगा कि ये कंपनी टिक गई तो, इस चीज से बहुत डर लगा। इस चीज से ज्यादा डर लगा कि ये कंपनी टिक गई और इसमें सब लोग कमा गए, सब लोग अच्छा कर गए,
और चलो सब भी नहीं अच्छा करे, 1 लाख लोगों की जिंदगी भी इस कंपनी ने बदल दी 150 करोड़ में से, तो मुझे इस बात से बहुत डर लगा कि मैं उनमें 1 लाख में से एक आदमी नहीं, वो डर मुझे ज्यादा लगा कि हर जगह जो है कामयाबी आ रही है, लोग कामयाब हो रहे हैं, और अगर इसमें 1 लाख लोग भी कामयाब नहीं हुए, 10,000 कामयाब हो गए तो, 10,000 भी कामयाब नहीं हुए दारुजनाइन में, 1000 लोग ढंग से कामयाब हो गए तो, 1000 लोग भी कामयाब नहीं हुए अगर कुछ 100 लोग ही ढंग से कामयाब हुए दारुजनाइन में, और मैं उनमें से एक नहीं हूं, ये डर मुझे ज्यादा डरावना लगा, बावजूद इसके कि मैं कोशिश करके देखूं। डर तो है ही, डर तो साथ बन के बैठा हुआ है। मिडिल क्लास हो तो डर भागेगा कहाँ? डर तो खोपड़ी में से जुएं की तरह रेंग रहा हमारे दिलों में, हमारे बालों के अंदर डर भरा पड़ा है, जैसे जुएं भर जाती हैं, शरीर की कोने कोने में हीमोग्लोबिन की तरह डर भरा हुआ है। घर में जाते हैं, बीवी में डर है, बच्चों में डर है, मोहल्ले में डर है। एक मिडिल क्लास का डर पीछे कहाँ छोड़ता? पैदा हुआ था तो डर के साथ हुआ था, मरता है तो डर के साथ मरता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, शादी करता है तो डर के साथ करता है, पता नहीं शादी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, कौन बुरा मानेगा कौन बुरा नहीं मानेगा। नौकरी करता है तो डर के साथ करता है, इंश्योरेंस करता है तो डर के साथ करता है, गाड़ी एक खरीदता है तो डर के साथ खरीदता है, चलाता है तो डर के साथ चलाता है। ये डर का और मिडिल क्लास की शादी जो है ना, ये अटूट है। एक्चुअली में ये झूठ है जो आपने फेरों पे बोला था अपनी वाइफ को या हस्बैंड को कि हमारा जन्म जन्म का साथ है। आपका जन्म जन्म का साथ केवल डर के साथ, आप एक ही के साथ शादीशुदा हो, उस चीज का नाम है डर, खौफ। डर थोड़ा ज्यादा डराएगा, ये बीवी ज्यादा डराएगी तो इसे छोड़ दोगे, डर तो फिर भी रखोगे पास। बीवी अलग हो जाती है, हस्बैंड अलग हो जाते हैं, मिडिल क्लास की जिंदगी में डर अलग नहीं होता, ये बना रहता है, ये यथास्थिति बना रहता है। और जब हमें पता है जब तक हम अमीर नहीं हो जाएंगे डर हमारा पीछा छोड़ेगा ही नहीं, तो डर की ताकत को अपना लो, डर पे उल्टा काम करना चालू कर दो कि अच्छा सबसे बड़ा डर किस चीज का है, पहले उसी चीज का पुल उड़ा देते हैं। जिस चीज से डर सबसे ज्यादा डरा रहा ना आपको, सबसे पहले उसी को निपटा दो। सबसे ज्यादा डर इस बात का, यार कल को मैं काम नहीं कर पाया, पब्लिक के सामने जाके यही बोल दो कि कल से मैं बहुत काम करने वाला। उसके बाद यही डर आपसे काम करा लेगा। जो डर आज आपको घर बैठा रहा है ना, एक बार पब्लिक के सामने चीख के पागल बना करके बोल दो तुम कल से बेटा मेरा काम देखना, मैं दिखाऊंगा तुम्हारे को काम क्या होता है। कल सुबह से ये डर अपने आप से आपको जगाएगा, भाई उठ ले। तो बोल तेरे को तो डर लगता था पब्लिक डीलिंग से। बोले लगता तो था लेकिन मुझे नहीं पता था ना तेरे जैसे गधे आदमी के साथ जिंदगी बितानी है। साले कल जाके क्यों पब्लिक को चीख चीख के बोल रहा था मैं काम करके दिखाऊंगा, तो अब करके दिखाना पड़ेगा वरना बहुत बेइज्जती होगी। तो बेइज्जती का डर दूसरे डरों पे हावी हो जाता है। वो बोलते अब तो हो चुकी बेइज्जती, अब कुछ नहीं करा तो बेइज्जती मल्टीप्लाई होगी, तो अब इज्जत बचाने का डर है। कल तक इज्जत गंवाने का डर था, इज्जत बचाने का डर इज्जत गंवाने के डर पे ज्यादा हावी होता है, आपसे परफॉर्मेंस करा जाए। तो जिस व्यक्ति को परफॉर्मेंस करनी है वो खुद भी सेल्फ ट्रेन कर सकता है खुद को, और अपने पुल जितना उड़ा दोगे, डर जितना डरा रहा है उसको जितना निपटा दोगे, उतना ज्यादा पावरफुल बनते जाओगे। आपकी जो आजादी की छलांग लगानी है वो स्किल डेवलप करने से नहीं लगेगी, शरीर से नहीं लगेगी, जुनून से लगेगी। अगर आप में क्रेजीनेस है, आप में पागलपना है तो चांस है, और अगर पागलपना मिसिंग है तो चांस भी खत्म। आपको चांस केवल और केवल आपका जुनून दिला सकता है। अगर आप पैशनेट हो चुके हो, आप पागल हो चुके हो कि मुझे करना ही करना है, तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक ये डिसाइड नहीं करा है मुझे करना ही करना है, तो जितनी ट्रेनिंग अब तक हुई है, जो कुछ भी हुआ था वो सब बेकार है। और जो संगत का असर था वो आज अमरीश जी ने आते ही बता दिया कि सबसे पहले मेरे बोलने से नहीं, बोलने के बाद तो कश्मकश थी कि डाले ना डाले, धमकी भी मिल गई तब भी आदमी का था, लेकिन एक लीडर आगे निकला त्यागी जी, दूसरे निकले सत्येंद्र वर्मा जी। जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, लीडरशिप का एग्जाम्पल क्या है, मजदूर कर रहे हैं हाय हाय, जो वो कर रहे हैं फैक्ट्री का मालिक वो बोलता है कि बॉस इनको निपटाओ। लीडर कौन है? जिसने कान में हेडफोन लगाए और पहला पत्थर बिना सोचे समझे फैक्ट्री में मार दिया। बाकी काम तो मजदूर कर लेंगे, फैक्ट्रियों को तो बाकी तोड़ लेंगे।
लेकिन पहला पत्थर कौन मारेगा वो इंपॉर्टेंट है। त्यागी जी ने मारा, सत्येंद्र वर्मा जी ने मारा। आप देखना ज्यादातर के वीडियोस ना रात को आए, शाम तक तो टांगे कांप रही थी आधों से ज्यादा। धीरे 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 एक दूसरे को देख के डर खुलता गया, रात को पूरा फेसबुक भर दिया। हाँ, एक के बाद एक के बाद एक, जिसे खोलो वो दर्जन का वीडियो देख रहा था, उसका इम्पैक्ट आज दिखेगा। आज अपनी ही बनाई वीडियो को सुबह सुबह सेशन के बाद फिर से शेयर कर दो। आपका डिक्लेरेशन है, जितनी बार करोगे उतनी बार अंदर का डर मजबूत होता जाएगा। जितना डर मजबूत होता जाएगा चीज है, महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपको लग रहा है आप चेक नहीं बना पाओगे। मैं बताता हूँ चेक कैसे बनता है। अपलाइन आके समझाएगी चेक बनाना कितना जरूरी है, पैसा कमाना कितना जरूरी है। देखो मैं आज आसान तरीका बताता हूँ आप लोगों को। आप लोगों में से मुझे पता करोगे नहीं, लेकिन अगर कर दोगे तो हो भी जाएगा। आज फेसबुक पे जाके चिल्ला चिल्ला के और सारे रिश्तेदारों को लिख के भेज दो कि मैं इस महीने दारुशनाइन से 15,000 रुपए कमा के दिखाऊंगा। फिर देखो कल से कैसे खुद से काम करवा पाते हो। एक बार चीख के चिल्ला के पब्लिक को बता के आ जाओ कि मेरे को 15,000 कमा के दिखाऊंगा, तुम्हारी औकात नहीं है, रोक लो, मैं इस बार करके दिखाऊंगा। उसके बाद नहीं है आपको सुबह 6 बजे की ट्रेनिंग की जरूरत। पूरी रात नींद आएगी तो सुबह 5 बजे उठोगे ना, स्लीपलेस नाइट्स हो जाएगी। घर आके फिर डरे होंगे, मैं क्या बोल के आ गया, मैंने क्यों कर दिया ये कांड। फिर दिमाग एक ही तरफ चलेगा। फिर एक बंदा आएगा और बोलेगा मैं बताऊं आप लोगों को दारुशनाइन में क्या गलत चल रहा है। तो आप बोलो तेरे कान पे तो थप्पड़ मारूंगा, कुछ बोल मत दियो, मुझे ये बता ये जो 15,000 रुपए का मैंने पागलपना पाल लिया, इससे कैसे बाहर आऊं। अरे नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ पॉलिटिक्स चल रही है। तो कहोगे तू गोली खा लेगा, मेरे को 15,000 कैसे कमाने हैं ये बता, वरना दफा हो जा, 2 मिनट में मुझे सुनना नहीं है तेरा कुछ। फिर ये बोलेगा मैं बताता हूँ आजकल ना क्रिप्टो चल रही है। तो आप कहोगे तेरी क्रिप्टो और करप्टो में यही बनाऊंगा। तू समझ नहीं रहा, मैं भूख के आ गया हूँ 15,000 रुपए कमाने मेरे को इस बार दारुशनाइन से, वो काम नहीं हो रहा है। तू सिर्फ इतना बता, ब्रेन इज फोकस्ड बिकॉज नाउ इट इज ऑपरेटेड बाय फियर। अब आपके दिमाग में कोई कचरा डाल के देखे, आपका दिमाग तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सब क्या आ गए, भूख के आ गए हो, चीख के चिल्ला चिल्ला के आ गए हो। वो पीके वाली बात है, व्हाई यू आर टेलिंग एवरीवन। शादी ऐलान क्यों करा था, करके आ गए हो, भुगतनी पड़ेगी। हस्बैंड और वाइफ पे सबसे ज्यादा चुटकुले बनते हैं, सबसे ज्यादा लड़ते हैं, पर सबसे ज्यादा साथ रहते हैं। क्यों? पावर ऑफ डिक्लेरेशन। 500 समाज के बेवकूफों को बुला के, उनको खाना खिला के, पंडित को बैठा के, आग जला के, खुद जादूगर बन के घोड़ी पे चढ़ के गए थे। कोई जिंदगी में जादूगर बनता क्या? घोड़ी पे चढ़ते हो क्या तुम 2022 में? लेकिन तुमने घोड़ी पे चढ़ के जादूगर बन के ऐसी बेवकूफी पूर्ण हरकतें करी, तलवार पकड़ के बैठ के गए थे उस लड़की को लाने के लिए। अब निभाना मुश्किल, मुसीबत है तुम्हारी। तुम निभाओगे, तुम्हारे पिताजी भी निभाएंगे, खानदान मिलके निभाएंगे इस रिश्ते को। भाई छोड़ मत दियो भाई 500 लोगों के आगे। अरे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं भाई, टिका रहे। अरे बीवी ने पिताजी मार दिया, अरे कोई बात नहीं, एक आधी बार मार देती, कई बार पहले वो भी मार देते थे। देखो रिश्ता नहीं तोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, ये सब चलता रहता है। तो क्या करें? अरे बच्चे पैदा कर लो, तो उससे क्या? अरे उससे टिके रहोगे भाई, उन बच्चों के लिए टिके रहोगे। हर एक चीज, शादी की सारी प्रॉब्लम्स में सारे सॉल्यूशन कब पैदा होते हैं? जब लंबे चौड़े में डिक्लेयर किया जाता है। जो शादी 4 आदमियों में होगी ना और 2 मिनट में निपट जाएगी, वो गारंटी बोलता हूं 2 महीने में तलाक। शादी निपटानी वही मुश्किल है जिसमें शोर शराबा ज्यादा होता है, जिसमें बाप ये बोले अब बे तेरी शादी में 5 लाख के तो बम फोड़ दिए थे, उन्हें बोलो ये जो मेरी लाइफ में रोज न्यूक्लियर बम फूट रहा है, तो बोले नहीं ये नहीं हो सकता, 5,000 आदमी बुला के 5 लाख के बम फोड़ के तेरी शादी करवाई है, यू कांट बैक आउट। तब टिकती हैं शादियां। पावर ऑफ डिक्लेरेशन। फियर ऑफ फेलियर बच्चे पे इतना पैदा किया जाता है कि तू शेरवानी पहन, तू तलवार ले ले, तू घोड़ी पे चढ़ जा, उसके आगे कुछ शराबी नाचेंगे ना। ऐसी परिस्थितियां नॉर्मल नहीं है भाई, ऐसी एबनॉर्मल परिस्थितियों को पैदा करके कमिटमेंट किया गया था। अब चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते हो। तुम ही गए थे जादूगर बन के, वो आई थी उस दिन अपने आप को जोधार बाई बन के, वो समझ रही थी मैं को क्वीन हूं, इतना महंगा लहंगा पहना। अबे जिंदगी में इतने महंगे कपड़े पहने हैं क्या कभी?
उस दिन क्यों पहना, उस दिन बाप क्यों नहीं मना करता कि मेरे पास शादी का पैसा नहीं है, अच्छा बेटा बता कितने का लहंगा बनवाना है, 30,000 का, 20,000, ये ले पैसे, ले क्या लहंगा। जो जिंदगी में एक बार पहनना ना, उसके लिए भी मिडिल क्लास बाप पैसे देता है। क्यों? क्योंकि पावर, फियर ऑफ फेलियर और पावर, पुल उड़ाने की पावर इसी से आएगी। तू 40,000 का लहंगा पहन ले, तू अपने 200 दोस्तों को खाने के लिए बुला ले, तू उनका नागिन डांस करवा ले, अपने दोस्तों को दारू पिलवा ले, तू शेरवानी पहन ले, सब कुछ कर ले, बस एक बार पब्लिक के सामने ये कमिट कर दे, इस हाथ को नहीं छोड़ेगा, इस हाथ को नहीं छोड़ेगी। एक बार पब्लिक के सामने अग्नि देव को साक्षी मान के अपने पुल उड़ा दो, उसके लिए माँ बाप कुछ भी करने को तैयार। बता मेरे बेटे की कितने की शेरवानी बनाऊं। मैंने अपने पिताजी को कहा मेरे क्रिकेट करियर पर 2 लाख लगा दो, तो कह रहे भाई एक बात सुन ले भाई, पैसा पूसा नहीं है मेरे पास, मैंने शादी नहीं करी। तो पिताजी बोले कि शादी क्यों नहीं करता, मैंने कहा पैसे ही नहीं है आपके पास, शादी कैसे करूंगा। कह रहे तू शादी करने के लिए हाँ कर दे, 1 करोड़ रुपए लगा दूंगा। तो मैंने कहा कैसा दोगला बना, 2 लाख क्रिकेट के लिए नहीं थे, 1 करोड़ शादी के लिए, कैसे उल्ट पटांग बातें करते हो। कह रहे शादी के लिए तो है मेरे पास, वो तो मैंने जोड़ रखे, वो अलग अकाउंट है। लोंडा फंसवाने के लिए पैसे हैं उनके पास, जिंदगी बनवाने के लिए पैसा नहीं था। दिस इज टिपिकल मिडिल क्लास, और ये हम सबका हाल है। आज औलाद आके बोल दे कि पापा मुझे करियर बनाना, तो पैसे नहीं है, कल उसी को घोड़ी चढ़ाने के लिए और जादूगर बनाने के लिए 10-10, 15-15, 20-20 लाख इकट्ठा हो जाएगा। बस ये पब्लिक के सामने कमिट कर दे, इस लड़की का हाथ नहीं छोड़ेगा, साथ नहीं छोड़ेगा, ये लड़की जाएगी नहीं। और आप लोगों को लगा कि मैंने जिंदगी में पहली बार पुल उड़वाया, अबे झूठे हो, तुम्हारे माँ बाप ने पहला पागल काटा तुम्हारा, मैं तो दूसरे नंबर पे हूँ। खाम का किसी को भी पकड़ के बिठा दिया और पुल उड़वा दिए, ऐसे करके ठा करके। और सब लोग सोच रहे हैं अरे यार ये गलत है यार, सुबह हम लोगों को मोटिवेट करके पुल उड़ा दिया। मैंने नहीं मोटिवेट किया माँ बाप ने, मोटिवेट किया समाज ने। पुल उड़ाए तो पता नहीं आप लोग कब से बैठे हुए हो, और उस पुल से कोई खास खुशी भी नहीं मिली। मैं तो कम से कम अमीरी की पुल बनवा रहा हूं, अगर वो अमीरी हो गई तो खुश तो रहोगे, लेकिन बीवी कैसी भी ले आओ और पति कैसा भी ले आओ, चाहे कितनी पावरफुल डिक्लेरेशन करके आओ, जिंदगी तो वही एक दूसरे पे बेलन बरसा के ही चलनी है। कम से कम अमीरी के साथ रिश्ता जुड़ेगा तो रिश्ता स्मूथनेस का तो है, ढंग का तो घर में बेलन चलने भी बंद हो जाएंगे। पुल तो वो जो उड़वाती है ना, वो सही में तो शादी उड़वाती है। आज तक आप लोगों को समझ ही नहीं आपको जादूगर बनाया क्यों गया था। मैंने अपने मदर फादर को 36 बार ऑप्शन दे दिया कि चलो मैं शादी कर लूंगा, मेरी कोर्ट मैरिज करवा दो। तो मेरी मदर छूटते कहती तू 2 दिन में तलाक दे देगा अगर कोर्ट मैरिज करेगा तो मैंने कहा शादी है, चाहे कोर्ट में करवा दो। कह रही नहीं, शादी तो सारे रिश्तेदारों को बुला के एक ही मौका होता, ढंग से करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, गुपचुप करवा दो, मैं करने को तैयार हूँ। मेरी मदर आज तक तैयार नहीं है। वो पापा भी बोल देंगे कर लेगा अगर कह रहा तो। मम्मी कहती मुझे पता है इसका, अगर इसने गुपचुप शादी करी 2 मिनट भी नहीं रुकेगा। क्यों? उन्हें कैसे पता है? वैसे तो कहती उन्हें नेटवर्किंग नहीं आती, यहाँ तो उन्हें सब पता है कैसे नेटवर्किंग होगी। उसे सब पता बच्चे की शादी कामयाब कैसे होगी। हर माँ बाप को पता है शादी कैसे कामयाब होगी। आज आप लोगों को भाषण दे रहा हूँ, कल आप अपने बच्चों को फांसोगे, उन्हें जादूगर बनाओगे, उन्हें लहंगे खरीद के दोगे। मेरा बेटा बस एक बार कर ले, 200-500 लोगों को बुलाओगे, हाँ सब मस्त है, सब कुछ है, इन दोनों को आशीर्वाद दो। कोई आशीर्वाद नहीं दिया जाता दूल्हे दुल्हन को। कोई जाके नहीं कहता बेटा तू सुखी रहियो, ये रहियो, वो रहियो। बस सिर्फ एक चीज करी जाती है कि रिश्तेदार जा जाके शक्ल दिखाएंगे, हम भी आए थे तब तो बड़ी बड़ी ऊंची कर रहे थे, उस दिन तो बड़ी नाच के बात कर रहा था, अब छोड़ने की बातें क्यों कर रहा है। सब लोग जिस दिन ब्रेकअप पे बात आती है, सब लोग शादी का दिन याद दिलाते हैं। भाई बेइज्जती बहुत होगी यार, 500 लोगों को काट गए थे यार, इतने लोग आए थे, सबको पता तुम्हारी शादी हो गई है, बेइज्जती बहुत होगी। ये बेइज्जती ना हो, मरते पिटते खपते जीते बच्चों की खातिर, इसकी खातिर उसकी खातिर, ये रिश्ता निभ ही जाता है। दिस इज मेथड ऑफ सक्सेस। एक मिडिल क्लास बड़े इजीली ट्रेंड है फेलियर की ताकत को अपना के कामयाब होने के लिए। तो आपको अगर आगे यहां से जाना है, इस चीज की दिशा दिखाई जा सकती है। डेली कॉल नहीं दिया जा सकता, डेली कॉलिंग नहीं हो सकती है
कि हाँ मेरे को ये करना है। अब आपको इस पावर का यूज कैसे करना है वो मैंने बता दिया। आपको डेली क्रिएट कैसे करना है वो आपको समझना पड़ेगा। आपकी सारी ताकत आपके डिक्लेरेशन के अंदर। डिक्लेयर करो, निभाओ, डिक्लेयर करो, निभाओ, डिक्लेयर करो, निभाओ। पता भी नहीं लगेगा 5 से 10 लाख रुपए महीने का कब आने लगा। मैंने जब ये ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत करी थी तो कहा था 6 महीने में 1 लाख रुपए कमाने के लायक मैं बना सकता हूं, और 1 साल में आप 5 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगले पिछले 5-6 दिन पहले की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक पूरे शहर को आप 3 हफ्ते में, 3 महीने में कैसे कवर कर सकते हैं वो भी मैं बता चुका हूं, 5 से 10 लाख रुपए महीना कमाने के लिए। लेकिन रोज डिक्लेरेशन जबरदस्ती नहीं करवा सकता। एक दिन करवा के ताकत दिखा सकता हूं कि कैसे आप ताकतवर महसूस करते हो। यह बता सकता हूं कि आप काम कैसे करेंगे। सिचुएशन आपको कामयाब होना है, अपने लिए खुद आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। कल सनातन जी ने वही समझ लिया। उन्होंने क्या बोला, 200 लोगों के सामने टारगेट दो, क्या टारगेट है मैं करता हूं। तो 200 लोगों के सामने हाँ या ना करना था, करा। ये जो डिक्लेरेशन है ना बहुत कुछ करा देती है। मेरा टारगेट, फिर मैं वही कह रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत आसान है। सुबह सुबह एक मोटिवेशनल सेशन लेना, आप लोगों से बात करना और आप लोगों को अच्छा महसूस कराना। अच्छा महसूस कराने से हम कामयाब नहीं होते हैं, उल्टा अच्छा महसूस करने लगते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। आप कंफर्टेबल महसूस करोगे तो नींद आएगी। मैं गर्मी में सोने को बोलूंगा तो आप नहीं सो सकते हो, मैं सर्दी में सोने को बोलूंगा तो भी आप नहीं सोएंगे। आप सोएंगे कब, जब सर्दी में कंबल और गर्मी में एसी दूंगा। आप जब तक मिडिल क्लास हैं आपका कोई अधिकार ही नहीं है कि आप अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में डाल दें। आप ये अधिकार खो चुके। अगर आपको वाकई में यहां से निकलना है तो आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि जब तक मैं यहाँ हूं मुझे कंफर्टेबल नहीं होना। क्योंकि एक बार मैं मिडिल क्लास के साथ कंफर्टेबल हो गया, एडजस्ट हो गया, एक बार मैंने ये डिक्लेयर कर दिया, पूरी जिंदगी एक माँ बाप, एक धर्म गुरु आपसे पता क्या डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, मैं संतुष्ट हूं। जहां पब्लिक को आपने डिक्लेयर किया मैं संतुष्ट हूं, आपकी जर्नी वहीं खत्म हो जाती। संतुष्ट किस लिए है? ईश्वर ने हाथ पैर दिया है, ईश्वर ने मौका दिया है, परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है। संतुष्टि ईश्वर नहीं चाहता आपसे। संतुष्टि एक ही चीज की हो सकती है कि मैं एफर्ट 100% लगाऊं और परमात्मा जो रिजल्ट दे मैं केवल उस रिजल्ट से संतुष्ट हो सकता हूं। लेकिन मैं एफर्ट ना लगाने से संतुष्ट हूं तो ये संतुष्टि नहीं है बॉस, ये परमात्मा के दिए गए कैपेबिलिटी का और टैलेंट का सबसे बड़ा मिसयूज है। कि मैं एफर्ट ये सोच के नहीं कर रहा हूं कि मैं तो संतुष्ट हूं, मुझे एफर्ट करने की क्या जरूरत है। जब तक ईश्वर ने जिंदगी दे रखी है, सांस दे रखी है, हाथ पैर दे रखे हैं, सिर्फ एक वजह से दे रखी है कि जो काबिलियत मैंने तुझे दी थी, इस काबिलियत का इस्तेमाल करके अभी भी वक्त है कुछ क्रिएट कर। जिस दिन परमात्मा को आपसे संतुष्टि चाहिए होगी उस दिन आपके वक्त को खत्म कर देगा। वो कहेगा कैपेबिलिटी तो है लेकिन वक्त खत्म होता है। इतनी कैपेबिलिटी इतने ही टाइम के लिए मिली थी, उसी को आप लोग जीवन बोलते हैं। जीवन की कोई दूसरी परिभाषा नहीं है। परमात्मा एक कैपेबिलिटी, एक टैलेंट देके, सामर्थ्य देके आपको इस धरा पे भेजता है और एक समय देता है कि अपनी कैपेबिलिटी को, अपने क्षमताओं को पहचान, इस्तेमाल कर, इस संसार में कुछ करके दिखा। और इतना टाइम है। अब आप लोग बोलेंगे अगर मेरे को काबिलियत मिली है और मैं इस्तेमाल ना करूं तो समय पूरा हो जाएगा। अगर काबिलियत है, देर से पूरी करूं तो भी समय पूरा हो जाएगा। समय डिफाइंड है। जिस दिन आपका काम पूरा हो जाएगा, कई बड़े महात्मा लोग बोलते थे, आप पुराने टाइम पे पढ़ेंगे कि मैं इस काम को करने के लिए आया था, काम कंप्लीट हो गया, मैं निकल रहा हूं। जो सामर्थ्य देके काम पूरा करवाया जाता है उसी के लिए परमात्मा है। हम लोगों को अपना प्रयोजन, लाइफ में हम क्यों हैं, इस सवाल को ढूंढते ढूंढते ना मैंने 99% धर्म गुरुओं के आड़ में छुपे कमजोर लोगों की भक्ति करते हुए लोगों को देखा है। आप में से हो सकते हैं कोई किसी डेरे के हों, मानने वाले हों, तो मेरे को पर्सनलाइज मत लीजिएगा। लेकिन क्योंकि मेरा मतलब यहाँ पे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है,
2011 के मेरे डिप्रेशन के बाद मैंने लगभग 2.5-3 साल हर धर्मगुरुओं के धक्के खाए। मेरे को सब समझ आ गया, मुझे एक चीज नहीं समझ आई कि ये जीवन क्यों मिला है, इस जीवन का प्रयोजन क्या है। मैं एक ही सवाल से हद से ज्यादा परेशान था, और मैं आज इसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग भी सोर्ट हो। मेरे को जहां से पीस मिला, जो चीज मिली, मैं बहुत से लोगों को गलत कोर्सेज में भटकते हुए देखता हूँ, बड़े धर्मगुरुओं को भटकते हुए देखता हूँ। मैंने जिंदगी के 2 से 2.5 साल बर्बाद करे हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि जीवन का प्रयोजन क्या है। और मैं हर प्रकार के, लगभग बोल सकता हूँ, लगभग हर प्रकार की चीजों से काउंटर करके आया हूँ। मैं तिब्बत होके आया हूँ, मैं मोनेस्ट्री गया हूँ, मैं बुद्धिस्टों से मिला हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी के टॉप लोगों से मिला हूँ, कैथोलिक से मिला हूँ, नॉन कैथोलिक से मिला हूँ, इस्लाम धर्मगुरुओं से भी भेंट रही है, अघोरियों के साथ भी गया हूँ, कुछ रात शमशानों में भी बिताई है उनके साथ बैठ के। भगवान ढूंढ रहे थे, मैं भी साथ में ढूंढ रहा था। रात 2-2, 3-3 बजे तक उनके साथ शमशानों में भी बैठा हूँ कि भाई तुम ही दिखा दो, कुछ समझा ही दो, खोपड़ी में तो कुछ आता ही नहीं है। एक ने मुझे बोला मैं तुझे भूत दिखा दूंगा, तो उसे 25,000 रुपए देके मैं भूत देखने के लिए भी बैठा हूँ, वो भूत भी नहीं दिखा पाया। भगवान तो खाक दिखाएगा, वो मुझे भूत ही नहीं दिखा पाया। मतलब वो भी ड्रामेबाजी देखिए कि मैं नारियल फोड़ दूंगा तो आदमी मर जाता। मैंने कहा मेरे नाम का नारियल ही फोड़ दे, मेरे को मार के दिखा दे। आदमी खुद सुपारी सामने दे रहा है, बट मुझे कुछ दिखाओ कि मुझे समझ में आए। क्योंकि पैसा बहुत कमाया था मैंने उस टाइम, बहुत पैसा कमाया था। मुझे समझ नहीं आया कि इतना पैसा कमाने के बाद अब मैं करूं क्या जिंदगी में। कुछ लुक फॉरवर्ड ही नहीं हो रहा था। मस्त होती है जिंदगी जब तक चैलेंजेस होते हैं। ये सफलता भी बड़ी बेवकूफ है, बीवी की तरह ही होती है सफलता। जब तक नहीं मिलती ना तब तक मजे होते हैं, मिल जाते हैं ना तो कलेश ही कलेश है। मेरे साथ हो गया छोटी उम्र में, मैं पंगे में फंस गया। मेरे को पैसा रोज आता था, करना क्या था वो समझ नहीं आ रहा था। लोगों को लगता ना कि पैसा हो तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। एक टाइम पे लगता है घूम घूम के भी थक जाते हो, गाड़ी चला चला के भी थक जाते हो, होटलों में रुक रुक के भी थक जाते हो, जिंदगी समझ ही नहीं आती। और मैं दुआ करूंगा ईश्वर आप सब लोगों को डिप्रेशन करने का मौका दे। मैं चाहूंगा आप लोग एक बार पैसा कमा लें। 2, 5, 10 करोड़ की दौड़ है बॉस, ऐसे थक जाओगे ना पैसे से, उसके बाद कमाने का मन नहीं होता। फिर समझना होता है जीवन में क्या करना है। उसके बाद नेटवर्किंग समझ आती है। मेरे को भी उस दौर के बाद समझ आई है, उससे पहले पैसा समझ आ रहा था। ये सब मैंने करके देखा और एक ही सवाल का जवाब ढूंढता रहा। सारे जितने महंगे महंगे इंस्टीट्यूट है ना एजुकेशन के नाम पे चल रहे हैं, लाइफस्टाइल ट्रेनर्स, लाइफस्टाइल मोटिवेटर्स, ये सबको पैसे फूके हैं मैंने, सबको नियम से पैसे फूके हैं कि भाई तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। बस सोच कर दे जीवन में है क्यों, इस जीवन का प्रयोजन क्या है। मतलब चमत्कारी बाबा भी मैंने ऐसे ऐसे देखे। ऋषिकेश भी पढ़ा रहा था, 2-2.5 महीने पढ़ा रहा था ऋषिकेश। सारे चमत्कारी बाबा उसे मिल रहा था कि भैया तू चमत्कार दिखा, तू। तो टचवुड मैंने जिंदगी में चमत्कार भी इतने देखे हैं कि मेरे को दूसरा कोई आज भगवान होने का यकीन नहीं दिला सकता। हिंदुस्तान में अगर कोई आदमी है कि आपसे मिले, आपका नाम बता दे, सब कुछ कर दे, तो आज उससे भी मेरी दोस्ती है। गाजियाबाद मैंने कईयों को बताया कि किसी को जादू देख रहा हो ना, कि आदमी सामने बैठे 2 मिनट में तो पागल ही कर देगा वो आपको। आपका नाम क्या है, पाए कहाँ से, घर में क्या है, आपके पास जिंदगी में क्या हो, सब कुछ। और मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा ये सब आपको पता है तो आप कुछ चेंज कर सकते हो? उसने चेंज वेंज कुछ नहीं कर सकते, एक सिद्धि ली हुई है, क्राउन चक्कर होता है, उसको पढ़ के बता देते हैं, आत्मा फ्लैट हो जाता है। कि जिसे पास्ट पता उसे फ्यूचर पता, बोला कुछ नहीं पता होता। एक तरीके की सिर्फ शिक्षा है, जैसे तुमने बीटेक करा है, हमने इसकी बीटेक करी है, बोले इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कुछ तो हाथ में होगा? बोले कुछ नहीं है हाथ में, होना वही है जो होना है। तो बोले मैं तो इन्हें 40 रुपए की अगरबत्ती दे देता हूँ, मेरे पास आदमी आता है, फैन बनता है, तो 40 रुपए तो कीमत वसूलूं मैं, कम से कम दूसरे बाबाओं की तरह 100-200 तो नहीं खा रहा। आज उनका भला पूरा डेरा है, लेकिन वो कमिट करते हैं कि धंधा है। तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन मुझे जीवन का प्रयोजन तब समझ में आया, जो वन लाइनर है, कि ऊपर वाले ने जो कैपेबिलिटी दी है, उससे जब आप दुनिया का भला करना निकलते, सिर्फ वही जीवन है, इसके अलावा कोई जीवन है ही नहीं। आपके पास ऊपर वाले ने एक मजबूत कैपेबिलिटी दे रखी है, जो समाज की भलाई के लिए दी है। बाकी सब कुछ से केवल आप अपनी भलाई कर सकते हो, लेकिन एक ताकत है आपके पास जो इस पूरी दुनिया का भला कर सकती है, और वो सिर्फ आपको दे रखी है। ये हर आदमी को दी है, लेकिन 99% आदमी उसको ढूंढ नहीं पाता।
और वो जीवन का प्रयोजन ढूंढता है। देखो, ओशो के जीवन का प्रयोजन अलग था, बुद्ध के जीवन का प्रयोजन अलग था, बाबा नानक का प्रयोजन अलग था, पैगंबर मोहम्मद जी का प्रयोजन अलग था, सचिन तेंदुलकर के जीवन का प्रयोजन अलग था, क्रिकेट एस्टेब्लिश करना था। हर किसी के जीवन का कोई प्रयोजन है। आपके जीवन का प्रयोजन सिर्फ आप ढूंढ सकते हो। और अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो पैसा कमा के भी भटकोगे। और हर व्यक्ति इस प्लेनेट पे एक ही वजह से है। ना मैं कोई धर्मात्मा हूं, ना मैंने कोई मिशन स्टार्ट किया है। हर व्यक्ति के पास एक टैलेंट है जिसे वो दूसरों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और यही टैलेंट इसके नेटवर्क का निर्माण करता है। यही टैलेंट इसको जिंदगी में सुकून देगा, यही टैलेंट इसको जिंदगी में पैसा देगा, यही टैलेंट इसको आगे लेकर जाएगा। आज की सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये है, आप अपने अंदर की उस काबिलियत को पहचानिए जो आपको लगती है कि बॉस, इससे मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। ये मेरे पास एक चीज है जो मैं अच्छी कर लेता हूं। ये चीज है जिसको मैं जीवन का फासला बना सकता हूं। वो ग्रोथ करेगी। 99% लोगों को ये पता है व्हाट दे वांट फ्रॉम द सोसाइटी, बट उन्हें मिलता नहीं है। What you can give to the society, आप समाज को क्या दे सकते हैं, आपसे समाज कैसे बेनिफिटेड हो सकता है, उस एक चीज की पहचान करिए। नेटवर्क अपने आप बिल्ड होगा। उस चीज को आइडेंटिफाई करना। जब आप आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ गलतियां करेंगे, वो मैं मदद करूंगा कि आपने ये गलत आइडेंटिफाई कर लिया है। जी भुवनेश्वरी जी, सही है ये? बल्कि जबकि जाएंगे तो मैं पकड़ लूंगा। आपको अपना 1 या 2 या 4 कोर स्ट्रेंथ ढूंढने हैं। जब आप 3-4 स्ट्रेंथ ढूंढने के लिए इसलिए बात कर रहा हूं, आधी स्ट्रेंथ आप गलत ढूंढेंगे और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन परमात्मा ने आपको कोई एक ताकत बड़ी अलग दी है, जो आप अपने आप से बात करेंगे ना, तो आपको महसूस होगी कि मैं इस एक ताकत की वजह से दुनिया बदल सकता हूं। वो एक स्ट्रेंथ आपको अपनी खोजनी है कि ये स्ट्रेंथ मेरे पास बहुत अलग है। बस कल से हम उसी स्ट्रेंथ पे सब लोगों की बिल्ड करेंगे, डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे कि कौन सी स्ट्रेंथ गलत आइडेंटिफाई हुई है, कौन सी स्ट्रेंथ अच्छी आइडेंटिफाई हुई है। और कल के बाद आप एक नए अपग्रेडेड ह्यूमन बीइंग होंगे जिसका नेटवर्क ऑटो मोड में बनेगा। ये चीजें ना आप लोगों को लगता है डायरेक्टली डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इन्हीं चीजों का खेल है डायरेक्ट सेलिंग। लीडरशिप इन्हीं चीजों का खेल है। लीडरशिप का मतलब मेरी बातों को कॉपी करना नहीं है। लीडरशिप का मतलब स्टेज पे माइक पकड़ के चीखना चिल्लाना नहीं है। लीडरशिप का मतलब है आपका जो अपना यूनिक लीडरशिप है उसको इस प्लेटफॉर्म पे बाहर लेके आना, उसको यहाँ पे प्रदर्शित करना। आप महिला हैं कि पुरुष हैं, आप कुछ भी हैं, आप यहाँ पे हाउसवाइफ हैं कि वर्किंग हैं, आप क्या हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे रोजी रोटी कमा रहे हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपनी एक क्षमता को किसी को नजरअंदाज कर रहे हैं। वो नजरअंदाजगी बहुत लंबी हो चुकी। जो कम एज में है आप किस्मत वाले हैं, जो बड़ी एज में है अब आप लेट हो चुके हैं। आज 1-2 घंटा रिलैक्स अपने साथ बैठिए, अच्छा खाना लेके बैठिए, जो चीज खाने में आपको पसंद है उसे बनवाइए, क्योंकि जब आप अपनी पसंद का खाना खाते हैं तो सेरोटोनिन हार्मोन अपडेट होता है। वही बता रहा हूँ निशांत चौधरी साहब, थोड़ी सी तसल्ली करिए। जिस चीज से आप अच्छा महसूस करते हैं उस चीज को लेके बैठिए, और अगर आपको सेल्फ टॉक खुद से नहीं होती तो कागज पेन लेके बैठिए। अपनी पास्ट, अपनी जिंदगी में जाइए, अपने आप से बातें करिए, फोन को स्विच ऑफ करके रख दीजिए। 1.5-2 घंटा जब आज आप दिन में दे सके, रात को बेड पे दे सके, अपने आप को दीजिए कि ऐसी क्या काबिलियत मेरे अंदर है जो परमात्मा ने दी होगी, जिससे मैं और लोगों का भला करता हूँ, जो मुझे आजू बाजू औरों में नहीं दिख रही, लेकिन मेरे पास ये एक स्पेशल चीज है। आप अपनी 100 गलतियां ढूंढ सकते हैं, गलतफहमियां, वो सुबह दूर कर दूंगा कल, लेकिन अपनी एक और स्ट्रेंथ को ढूंढिए। पहले हो सकता है एक भी ना दिखे, फिर हो सकता है 20-30 दिखे, फिर 20-30 पे विचार करिए, लिखते जाइए कि मुझे ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है। अगर आपको एकदम से ब्रेन क्लियर नहीं कर रहा तो लिख दो उसको
कि मुझे लग रहा है ये ताकत हो सकती है, शायद ये अंदाजे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है गलत अंदाजा लगाने में। अंदाजे लगाइए कि ये ताकत हो सकती है, शायद ये पावर मेरे अंदर है, नहीं ये हो सकता है, शायद इससे मैं भला कर पाऊं समाज का। ऐसे 20, 10, 5 जितने लिखे जाए लिखिए, फिर उनको दोबारा तोलिए, आपस में कंपटीशन कराइए कि इनमें से एक ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे यूजुअली किसी और में नहीं दिखती है, क्योंकि परमात्मा ने आज तक आपको संगत वही दी होगी जिसमें आप अकेले यूनिक क्वालिटी रखते हैं। दूसरे किसी के पास होगी तो आपकी संगत में नहीं होगा। ये ऊपर वाला प्रोग्राम करके भेजता है। ये पूरी दुनिया एक डिजाइंड प्रोग्राम के साथ चलती है, इसलिए मेरी बात सारी सच साबित होंगी, क्योंकि इसी प्रोग्राम को मैंने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के साथ समझा, देखा था और जाना था। तो ये जो है ये यूनिक फैक्टर होता है आपके पास, जो आपके सर्कल में कहीं नहीं होगा। तो अपनी उस क्वालिटी को कंपेयर करिए कि मैंने अपने सर्कल में किस किस और आदमी के पास देखा है, इनमें से किसी के पास नहीं है। गुड, ये मेरी काबिलियत है। तो वो काबिलियत नहीं निकलेगी तो उसमें मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन अपने कैरेक्टर की कोई एक खूबी तलाशिए जो परमात्मा ने आपको दे के इस ग्रह पे भेजा है, जिसके कारण आपको जीवन मिला, जिसके कारण आपको टाइम मिला है कि भाई इसको एक टाइम दे रहा हूं, उसको एग्जिबिट कर। उसी का इंतजार कर रही है ये दुनिया। जैसे ही आप उसको एग्जिबिट करेंगे, सफलता आपकी तरफ खुद बढ़ना चाहिए। वो एक स्पेशल क्वालिटी क्या है, क्या बेस्ट कर सकते हो वो ढूंढो, कैसे सोसाइटी को सर्व कर सकते हो उसको ढूंढिए, और दारुजनाइन उस पे जो है प्लेटफॉर्म पे आपको ताकत देगा, चीजें देंगी, नेटवर्किंग हिम्मत देगी, बाकी सब होता चला जाएगा। राइट, लास्ट बात आज आप लोगों के साथ जो करूंगा, आज तारीख है 16, कल छोटी होली है, परसों बड़ी है। राइट, मैंने पहले ही कहा था अपने टारगेट्स की तैयारी रखिएगा। देखिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो लोग टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है, जो लोग टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आज वो लोग भी अपने साथ सेल्फ टॉक करें। 2 दिन की छुट्टी है, ये 2 दिन आपको जीरो रीसेट करने के लिए बहुत मदद करें। त्योहार आदमी को खुद की खोज करने में मदद करने में मददगार है। त्योहार तब मनाने का होता है, फेस्टिवल तब सेलिब्रेट होता है जब आवाज अंदर से उठती है कि आपके अंदर त्योहार चलता है तो बाहर भी चलता है। पहले रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे देश में, जनसंख्या कम थी, तो त्योहार मनाने का कल्चर था, त्योहार बहुत अच्छे लगते थे कि सब अपने अपने रिसोर्स लेके आते थे और एक दिन इकट्ठे होते थे। आज जनसंख्या बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम है, त्योहार इसीलिए अपनी महत्वता खो रहे हैं। लोग नीरस नहीं हो गए हैं, त्योहार नीरस नहीं हो गए हैं। हर आदमी के सर पे जिम्मेदारियों का बोझ जनसंख्या के कारण इतना ज्यादा है कि अगर त्योहार महसूस करना चाहे तो महसूस नहीं होता, सिर्फ त्योहार के संकेत महसूस करते हैं। गुलाल फेंक दिया, पानी फेंक दिया, बस मना लिया, मनता किसी का त्योहार नहीं। अगले दिन वही डिप्रेशन, वही स्ट्रेस, फिर ये भी दुख होता है ये 2-4 हजार भी रंगों पे क्यों उजाड़ दिए, ये भी बचाए जा सकते थे। तो इन चीजों में कुछ नहीं रखा। इस त्योहार जो लोग टारगेट नहीं कंप्लीट कर पा रहे, वो लोग अपनी अपलाइन के साथ टाइम सेट करिए। त्योहार की कोई टाइमिंग है, खत्म हो जाएगी। हम लोगों के लिए त्योहार तब तक नहीं है जब तक हम टारगेट मीट नहीं कर पा रहे। 200-250 लोगों को अमीर बनना इस देश में मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। इस देश में इतना पैसा है कि 10-15 लाख लोगों को तो बढ़िया अमीर बना सकता है। हम तो अभी 200-250 लोग हैं और सोसाइटी के बाकी लोगों के सामने बहुत तेजी से चल रहे हैं। तो जो लोग अपने टारगेट से मिस हो रहे हैं, बॉस अपने टारगेट पे फोकस करिए। आप समझिए आपको कामयाबी आफ्टर ऑल गिरते हुए बिजनेस वॉल्यूम ने दिलानी है। अपनी टीमों से बात करिए, जिसको होम मीटिंग नहीं आती है अपनी अपलाइन से इन 2 दिनों में होम मीटिंग करना सीखिए। अगर अपलाइन को भी होम मीटिंग करनी नहीं आती है तो कॉन्टैक्ट बैक टू मी और वो चीज करते हैं। और होली पे अगर आप लोग फ्री रहेंगे तो आज अगले 2 दिन आप लोगों की प्रैक्टिकली 2 चीजों में चॉइस है। या तो हम ग्रैंड सेशन कर सकते हैं, हम छुट्टी भी कर सकते हैं। 2 दिन किसी को त्योहार सेलिब्रेट करना है, फेस्टिवल मनाना है, तो ये 2 दिन एज एन हॉलीडे आप लोगों को मिल सकती है बिना किसी गुरेज के। आप आत्म अवलोकन करिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए,
अपनी स्ट्रेंथ ढूंढिए, अपनी चीजों पे काम करिए, जो पास्ट में सीखा है उन नोट्स को दोबारा पढ़िए, और ट्रेनिंग सेशन देखिए, अप्लाइन सेशन देखिए, ताकि होली के जस्ट बाद हम रिफ्रेश मोड में मिले, वो भी एक्सेप्टेबल है। या फिर एक कॉमन लर्निंग सेशन कर सकते हैं। कॉमन लर्निंग सेशन के अंदर हम सब लोग, एक तरफा मैं नहीं बात करूंगा, हम सब एक दूसरे से बात करेंगे। इस 20-22 दिन के एक्सपीरियंस को संजोइए, हर व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को यूज करे, एक दूसरे से बातचीत करे, अपनी लर्निंग्स को बताए, अपनी चीजों को बताए, अपने टारगेट्स क्या पूरे करे हैं, कैसे करे हैं, कैसे कर पा रहा है, उस चीज की बात करें। और 2 मिनट का पॉज लेके हम एक दूसरे पे सेशन पे टेस्ट करते हैं 3 टॉपिक के ऊपर। विश क्लीन पे सवाल जवाब करते हैं, क्वेश्चन आंसर होगा आपका दामोलिक पे और हब्स एंड हिल्स पे। 3 चीजों पे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे वाई वाले। बजर राउंड खेलेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर आते हैं, एक सेशन करते हैं कि जो कर पाएगा सवाल जवाब, ताकि क्यूमुलेटिव लर्निंग, कम्युनिटी लर्निंग की तरफ हम बढ़े। और ये कम्युनिटी लर्निंग से हम लोगों की नेक्स्ट चीज डेवलप हो जाएगी, होम मीटिंग से रिजल्ट्स। तो अगर हम होली पे करेंगे तो मोस्टली परसों सब लोगों की छुट्टी रहेगी, तो परसों हम ग्रैंड सेशन कर सकते हैं जिस दिन रंगों वाली होली है। और कल का जो टाइम है वो आप यूज कर सकते हैं। कल तक एक अपनी क्वालिटी ढूंढिए, अपने टारगेट से डी अलाइन हो गए हैं तो वापसी अलाइन करिए। टारगेट करने जरूरी है। आप लोगों की मेहनत के कारण 15 दिनों में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इस महीने सेट हो चुका है। हाथी निकल चुका है, हाथी की पूंछ निकालनी है। अगर मार्च के अंदर आप अपनी परफॉर्मेंस का डबल कर गए तो अप्रैल मई जून तक नई कामयाबी हो जाएगी। 3 महीने अगर हम लोगों ने बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना फोकस खोए मेहनत कर दी, तो उसके बाद सब लोग डेवलप हो जाएंगे। और आप में से लगभग हर व्यक्ति का, ऑलमोस्ट हर व्यक्ति का, हर उस लीडर का जो 50,000 70,000 बिजनेस वॉल्यूम कर रहा है, या इस महीने जिसने बिजनेस वॉल्यूम्स में बड़ी लीडरशिप है, आप सब लोगों का चार्ट में ऑलमोस्ट देख चुका हूं। तो मुझे ये पता है आप किस लीडर को डेवलप करके इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो जिसको उसके बारे में बात करनी हो तो वो जो पर्सनल मेंटरिंग नंबर है उस पर कॉल कर सकता है। जिस किसी का चार्ट नहीं देखा होगा तो देख के बता सकता हूं, क्योंकि चार्ट पढ़ना भी एक स्किल है जो लीडरशिप को आनी चाहिए। हम लोगों को अपना स्ट्रक्चर स्टडी नहीं करना आता, हमें ये नहीं पता कि हमें मेहनत कहाँ करनी चाहिए, हमें कंसल्टेंसी किसको ज्यादा देनी चाहिए, किसकी टीम में जगह ज्यादा है, कहाँ जूम सेशंस लगाएं, किस चीज के लगाएं। इस चीज का बेसिक नॉलेज भी हम लोगों को नहीं होता है कि इस महीने डेवलप कैसे करें। लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना, आने वाले 16 दिन पिछले 15 दिन पे दुगने हावी। आप लीड ले चुके हो, जिंदगी में सक्सेस की तरफ बढ़ा चुके हो, डेली पर्सनल बीवी का टारगेट और टीम के टारगेट पूरे ना करवा के अगले 16 दिन में दोबारा पीछे भी लौट के जा सकते हो सकता है जो काम 30 तारीख तक करते थे 15 तक करके अब छोड़ दो, या ये हो सकता है कि 1 महीने का काम कर चुके अब 2 महीने 3 महीने का काम इकट्ठा करके 31 मार्च को एक जबरदस्त क्लोजिंग करें, और उस जबरदस्त क्लोजिंग को बेस बना के हम M0 to M9 अपना टाइम पीरियड पूरा करें, और इस बेकार के जंजाल से, इस मिडिल क्लास जिंदगी से हम आजादी पाए। ये मार्च 31 आपकी फाउंडेशन बता देगा क्या वाकई में आजाद होना चाह रहे हैं या नहीं होना चाह रहे। ये 16 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी एक एक दिन की इंपॉर्टेंस है, इसको एक दिन को भी ना गवाएं। काफी काम हो चुका, जिन लोगों के पुल नहीं उड़े थे या जो गवर्नमेंट जॉब में है उनको डिक्लेरेशन से, परमिशन से छूट है, वो दूसरे तरीके से कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जिनके पुल नहीं उड़े थे वो आज उड़ा सकते हैं, और जिन लोगों को लग रहा है कि कल पुल उड़ाया तो है पर ढंग से नहीं उड़ा पाया, तो दोबारा अपनी गलती सुधार लो, ढंग से पुल उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आके पकड़ तो लेगा नहीं कि भैया कल तूने पुल उड़ाया था आज फिर उड़ा दिया। मेरा पुल मेरा बम रोज उड़ाऊंगा, तेरे को समस्या। तो इतने ज्यादा जवाब देने की किसी को जरूरत नहीं होती है। किसी को सेशन पे क्वेश्चन करना है, सेशन पे तो बात कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है हैंड रेज करके,
बाकी लोगों से फिर बाद में बातचीत। जी पूर्णिमा मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। आज आपने जो पुल की बात कही, मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया, आपको भेजा भी था। देखा भी लेकिन था। मैं ये बात शुरू से कह रही हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड ने ये सिखाया है। हर जगह वो जब मेरे साथ मीटिंग में कभी जाते हैं, है ना, अधिकतर तो वो बाहर रहते हैं, लेकिन जब भी रहते हैं वो मीटिंग में जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि हाँ, अगर जो इंसान कोई भी हो, वो अगर दार्जुनाइन नहीं कर सकता है तो कोई कंपनी कभी भी नहीं कर सकता है। और अगर ये हमारी आखिरी कंपनी है, ये मैं सबको जब आप मीटिंग लेती हूँ तो कहती हूँ ये मेरी आखिरी कंपनी, मैं कोई लीडर नहीं हूँ सर, है ना, मैं तो एक आम नेटवर्कर, छोटी सी शुरुआत करने वाली लेडी हूँ। तो मैं जब मीटिंग करती हूँ तो यही बोलती हूँ कि दार्जुनाइन एक तो प्रोडक्ट अव्वल दर्जे के हैं, और सेकंड प्लान बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड प्लान को समझते हैं, बट मुझे प्लान अभी समझाना नहीं आता है। लेकिन मैं बहुत जल्दी, जैसे आपने उस दिन कहा था कि प्लान देना सीखिए, मैं बहुत जल्दी वो भी करूंगी और करूंगी। और इतने जो अभी इस सेशन में मौजूद है, उन सबके सामने ये कमिटमेंट करती हूँ कि जब तक जिंदा रहूंगी सब दार्जुनाइन करूंगी, और अगर दार्जुनाइन नहीं कर पाई तो मैं कोई कंपनी नहीं करूंगी। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं कि मैं दार्जुनाइन, क्यों नहीं कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। एक प्रॉब्लम जो मैंने आपको परसों डिस्कस की थी आपसे, वो भी आ गई, तब भी मैं नहीं हिलूंगी। अब वैसे आपने मुझे कमिटमेंट की है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं दार्जुनाइन ही करूंगी सर जब तक जिंदा रहूंगी। ये आपसे वादा है और इन सबके सामने कह रही हूँ आपसे। नहीं वादा मैम, और हम ये करके ही बताएंगे। इस लाइफ में तो कामयाबी देख के ही रहेंगे, और वो वाली कामयाबी जो हर अमीर आदमी देखता है। इतनी मुश्किल भी नहीं है, थोड़ी सी एमएलएम ने भटका दी थी, लेकिन वो हम दिखा देंगे दुनिया को कि वो होती है। ऐसी कंपनी नहीं कर पाए सर तो कोई कंपनी, फिर क्या फायदा, क्या लाइफ नहीं कर पाएंगे ऐसा। थैंक यू सो मच सर। 200-250 लोगों से एग्जिबिट करेंगे। थैंक यू सो मच पूर्णिमा मैम। जी सिंगल साहब। आवाज कम आ रही है सर, बीवी नजदीक है क्या? सर आपकी आ ही नहीं रही है, मुझे लग रहा है भाभी जी साथ ही बैठी हैं। हेलो। अब निकली आवाज। सर आवाज नहीं आ रहा। अच्छा हेलो मेरा नहीं आ रहा? सर, आपका भी कम आ रहा है। चलो मेरी तो शादी नहीं हुई सर, तो मेरा कोई एक्सक्यूज नहीं है, आप बताओ। नहीं सर, आपका शादी नहीं हुआ तब भी आपका आवाज तो धुआंधार आता है, शादी से क्या मतलब है। और सर मेरे साथ भी प्लस पॉइंट है कि संगीता मेरे साथ है, आपकी जूम मीटिंग डेली लेती है साथ में, जी अभी भी है, तो वो डरने वाला कोई पार्ट नहीं है सर। चलो, आपकी हिम्मत सर को मैं आपको सलाम दो करता चीजें सर, शेयर कर रहा था। हिंदुस्तान। सर सर दो चीज शेयर कर रहा था। एक तो कल का एक्सपीरियंस, एक हर्बल लाइफ के लीडर हमको कल मिले, जी और उनको हमने उनके जूनियर को प्रेजेंटेशन दिया था, तो वो अपने सीनियर को लेके आ गए, जी और सीनियर को लाके सर उन्होंने कोशिश किया हमको बात करने का। तो आपसे सीखकर कल मैंने ये किया कि उनसे कहा कि आप एक बहुत अच्छी कंपनी में हो और आप अपनी कंपनी को करो, हमारा आपको डिस्टर्ब करने का कोई मकसद नहीं है, हम नहीं चाहते आपको डिस्टर्ब करें। लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि जो आपकी कंपनी में प्रोडक्ट नहीं है, जो ऑर्गेनिक मसाले मेरी कंपनी दे पा रही है, वो आप हमारे यूज कर लो। और सर एक मिशन, एक जो बात थी जिससे उनको जोड़ने का प्रयास किया, वो ये था कि हमारी कंपनी ने जो कॉस्ट रखा है वो बहुत जस्टिफाइड रखा है। आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। सर वो किया। और दूसरा सर, एक जो वीडियो कल डाला था उस पर एक बहुत अच्छा सा मैसेज मेरे पास आया। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था वीडियो में अपनी, कि अम्बुज सर से जब मेरी बात हुई तो मैंने उनकी चतुरंगी सेना नहीं मांगी, उनका साथ मांगा। तो सर मेरे एक मित्र हैं जो सीनियर लीडर भी हैं, मतलब नेटवर्किंग करते रहते हैं, उनका फोन आया, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुमने यहाँ कर दी सिंगल। ओहो। तो मैं उनसे पूछना चाहिए था कि पहले क्या मिलेगा, और अगर ये तुम नहीं कर पाए तो फिर तुम सबसे बड़ी गलती कर चुके हो, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, पहली बार में ही मिलते हैं। उसके बाद वीडियो भी बना दिया सर। अम्बुज सर का साथ नहीं छोड़ेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे, ये वीडियो भी बना दिया। नहीं सर, दूसरी मैंने उनको और बड़ी बताया गलती कर दी। सर जी बताओ बताओ बताओ। सिंगल साहब आपकी आवाज गई।
जब आपको मेरी सुनाई देती है तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। मैं ही चुप हूं, आप बताओ। आप ईयर प्लग हटा दो सर, तब आपकी आवाज आती है। नहीं आ रही अब आ रही है, मैंने क्या कहा था? सर? अब आपके पास भी आ रही है? थैंक्स सर। मैं सर ये बता रहा हूँ, उनका ये मैसेज था कि अंबुज सर के साथ आपको जो डील की वीडियो देखने के बाद, वो आपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। यू वाज ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां आपको डील करना था कि पावर है क्या यार, ये बेवकूफी क्या कर दी है कि मुझे अंबुज सर का साथ चाहिए। तो मैं चाहिए था कि बात करते। मैंने कहा सर, मैंने तो अंबुज सर से कहा मुझे लोएस्ट लेवल पे प्लेस कर दो, लेकिन अपनी मेंटरशिप में रख लो, मुझे आप अंबुज सर दे दो, बाकी सब कुछ दूसरों को दे दो। बस सर ये मतलब बता रहा हूँ, वो वीडियो का इम्पैक्ट रहा कि मेरे को किसी लीडर का फोन आया कि ये तुमने क्या गलती की है, ये वो क्या भाई साहब एक्सप्लेन हैं करना कि चाह रही निकल है। गए? जी सर। वो भाई साहब अभी तक हैं कि निकल गए? नहीं सर, टार्जुम में नहीं है। नहीं, दारुजैन में नहीं, दुनिया में है कि निकल गए? ऐसी नहीं, दुनिया बातें में है सुनने सर, के तभी बाद तो कल आदमी कॉल कभी आया कह है। पाता है? नहीं सर, दुनिया में है तभी तो कल कॉल करके कह पाए ये बात। वो अरे कल के बाद, आपकी बात सुनने के बाद। ऐसे नहीं, लोगों को मर बस जाने का मन करता है ना ऐसी बातें सुनने के बाद। मुझे नहीं पता सर क्या इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन मैंने उनको बोला कि मेरे को लगता है मैंने अरे बेस्ट इम्पैक्ट एवर ये पड़ा, डिसीजन ले लिया। तो उसके बाद इसने जाके अपनी डाउनलाइन को कॉल करी होगी कि सालो सुनो, देखो ऐसे भी लोग होते हैं, तुम ऐसे क्यों नहीं बन रहे हो? ये खुद ऐसा नहीं बनेगा, पर डाउनलाइनों को आपकी वीडियो सुनाएगा। अरे ये देखो ऐसी भी डाउनलाइनें होती हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, तुम जलील लोग हो, तुम कैसे लोग हो, तुम मुझसे ऐसे मांगते हो। इसे तो लगा होगा। अब कल से इसके दिमाग में सिर्फ एक थर्मोमीटर बज रहा है, एक ही चल रही है इसकी ट्रांसमीटर, कि कैसे केएम सिंगल को मैं ज्वाइन कराऊं और ये मुझसे भी सेम चीज मांगे। कल से बेचारा कुछ और थोड़ी ना सोच पा रहा है, काम धंधा नहीं सोच रहा। कल से सोच रहा है केएम सिंगल मुझे कैसे फंसेगा, इसे फांसना है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। अब इसकी जिंदगी का दूसरा कोई मकसद नहीं है। सर मैंने इनके साथ काम किया है सर पहले, और काफी काम करने का प्रयास किया है। और सर एक और बात है ना, ऐसा थोड़ा वो डाउनलाइन के लिए सोचेंगे, उन्हें अपनी अपलाइन के लिए भी तो सोचना चाहिए कि अपलाइन से भी नहीं मांगना है। अरे तो वो थोड़ी ना सोचेंगे ये बात, वो तो डाउनलाइन पे सोचेंगे। तभी तो मैंने वीडियोस कराए हैं। कल मैंने क्या बोला था, इसमें आधी कंपनियां कल से डिस्टर्ब हो रखी होंगी, आधी कंपनियां खत्म हो गई हैं। कल आधी कंपनियों के सीएमडी कहेंगे ये देखो दारुजनाइन वाले भी तो कह रहे हैं ये लास्ट कंपनी करेंगे, तुम भी बोलो। अब उन बंदे कहेंगे, वो कहेंगे हम पहले ही मन बना के बैठे हुए छोड़ने का। अब वो वीडियो करेंगे तो मरेंगे, वीडियो नहीं करेंगे तो मरेंगे। अब तो उनके बीच में तो मैंने तीसरे को जगह दे ही दी ना। अब तो एमडीज क्या चाहेंगे, ऐसी वीडियो उनके नेटवर्कर भी करें, और ऐसी वीडियो उनका नेटवर्कर करना नहीं चाहेगा क्योंकि उसे पता है ये कंपनी टेम्परेरी है। तो या तो दोनों आपस में लड़ेंगे या चीजें करेंगे। तो उनके लिए तो दीवार खड़ी कर ही दी कल हम लोगों ने। इसलिए तो मैंने कहा था 100 लोगों को टैग करो, क्योंकि बाकी कंपनियों के एमडी देखेंगे ये क्या हो रहा है, फिर वो कहेंगे एक ऐसी वीडियो हमें भी चाहिए। लेकिन वैसे नेटवर्कर को पता है कि ये कंपनी चलनी नहीं है भाई, तो वो वीडियो कैसे करेगा? सर वो वीडियो नहीं कर पाएगा, उसके एमडी कहेगा तू एक आदर्श नेटवर्कर नहीं है, तेरा पे आउट खत्म। बस वो हमारी झोली में गिरेगा आके, और कहाँ जाएगा? सर एमडी भी नहीं, कल्चर कहाँ है? सर मुझे लगता है एमडी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी भी तो सोच कहीं ना कहीं छोटी है सर, शॉर्ट टर्म सोच है। एमडी कौन सा लॉन्ग टर्म सोच लेके चल रहा है? तो सर इसीलिए तो मैंने उनके आगे चैलेंज खड़ा करा। मैंने अपने यहाँ का कल्चर और क्यों प्रदर्शनी लगवाई है सोशल मीडिया पे। उन लोगों को कल्चर ही तो दिखाना, मुझे नहीं दिखानी भीड़ और पैसा, मुझे उनका कल्चर दिखाना है। मेरे को सिंपल एक चीज से जीना, अब ये करके बताओ। उनसे ये हो ही नहीं सकता ना, उनकी सारी भीड़ नहीं कर सकती ये काम मिलके। उनकी भीड़ करेगी तो उनके आत्मविश्वास हिल जाएंगे। एमडी को भी ये चाहिए, क्योंकि उसे ऐसे लोग चाहिए। अब ऐसे लोग लाएगा कहाँ से? ये लोग लाए नहीं जाते, ये लोग बनाए जाते, बनाना उनको आता नहीं। तो कल से तो उनके वैसे ही होश उड़े रहेंगे। इसीलिए तो मैं आप लोगों से सोशल मीडिया पे पोस्टिंग और ये करवा रहा हूँ, क्योंकि जो जज्बा दारुजनाइन की टीम दिखा रही है, ये जज्बा चाहिए हर बंदे को। लेकिन ये गिफ्ट नहीं मिलता, ये उधार नहीं आता, इसके लिए मरना पड़ता है। एमडी उनके लिए मरेगा नहीं, लोग करेंगे नहीं, तो अब लड़ेंगे आपस में, अब एक दूसरे की सर फुड़ाई करेंगे। शर्मा जी के लड़के बन गए हम, तो अब शर्मा जी के लड़कों को दिखाएंगे शर्मा जी का लड़का भी तो ये कर रहा है, शर्मा जी के लड़के ने भी तो ये कर दिया। अब हम शर्मा जी के लड़के हैं इंडस्ट्री के लिए। अब वो ना उनसे रखते बनेंगे, ना हम उगलते बनेंगे, ना निगलते बनेंगे। तो दारुजनाइन का नया नाम है शर्मा जी के लोंडो की कंपनी। सारे शर्मा जी के लड़के यही भरे पड़े हैं। अब उन्हें चाहिए तो ले लेंगे, सारे शर्मा जी के लड़के हैं यहाँ। अरे वो देख शर्मा जी का लड़का भी तो कर रहा है वीडियो, वो देख उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, वो देख अपनी अपलाइन के बारे में कितनी कितनी बात कर रहा था।
सब अब शर्मा जी के लड़के हैं। अब पड़ोसी तो मरेंगे मरेंगे, मेरे को डालना आता कल्चर, नेगेटिव क्यों करना है? बस पड़ोस में एक शर्मा जी का लड़का रखो, सामने वाले के घर में अपने आप फूट पड़ेगी। तो मैंने रख दिए शर्मा जी के लड़के उठा के प्लेटफॉर्म पे। नहीं सर, मेरे को ये भी मतलब लगा कि एक बहुत बड़ा मैंडेट आपने जो दिया हम सब लोगों को, वो ये दिया कि केवल Darzov9 चलाना मकसद नहीं है। नेटवर्किंग के जो एक बैकग्राउंड बन गया 25 साल में 22 साल में, कि नेटवर्किंग मतलब डिफॉल्टर्स, नेटवर्किंग मतलब फ्रॉडीज, नेटवर्किंग मतलब अगर ये घर में आ रहे हैं तो सालों को दरवाजा बंद कर दो। मतलब हाँ, बहन की ये स्थिति दिशा होती है, बदल भाई देंगे का सर। इंट्रोडक्शन नहीं देती। 3 साल में सोसाइटी के हर मंच पे हमारी कंपनी के नेटवर्कर को इनवाइट किया जाएगा, ये गारंटी है। इसीलिए इतना डेवलप हुआ जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि शहर के शहर खत्म करेंगे। हमें चाहिए ना, महीने नई पिक्चर दिखाएंगे, द पिक्चर ऑफ रिजेक्शन। सब बच्चों को मैं वही सिखा रहा हूँ, पिक्चर ऑफ रिजेक्शन। लोग जोड़ने ही नहीं है, छोड़ दो। जो अकड़ दिखाए छोड़ दो। 56 करोड़ बेरोजगार हैं, एमएलएम नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? अकड़ किस बात की इनकी? क्या कर लेंगे? रोटी खाने के पैसे नहीं होंगे भविष्य में। सर इसीलिए मैं कह पाया अपनी वीडियो में कि मेरे को भी ये चाहिए 2025 में जब Darzov9 का नेटवर्कर कहीं किसी के घर जाए तो वो रेस्पेक्ट से उसे ऐसे डील करे जैसे आईएएस पीसीएस ऑफिसर या कॉर्पोरेट अभी तक प्रोफेशनल्स को डील करता है। इससे ज्यादा ही करेगा सर। Darzov का नेटवर्कर आया है, इससे ज्यादा ही करेगा। जो मैं कह रहा हूँ अगर वो हुआ तो इससे ज्यादा ही करेगा, चिंता ना। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। वर्मा जी। सर अभी मतलब माहौल तो बहुत शानदार बन चुका है। मैं जानना चाहते कि अपन ऐसा लाइव आके प्लान भी अपन दे दें क्या? सर देने की जरूरत ही नहीं है, आप प्लान दे चुके। मैंने अभी क्या समझाया? जहां आग लगानी थी हम सही जगह लगा चुके हैं। हमारे प्लान ने नहीं जाना, हमारी आग जा रही है, सेक पड़ रही है ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, कब तक झेलेगी? मतलब वही अपन जैसे कैलकुलेशन पे बात करते हैं ना लोग, जैसे कुछ कंपनियों से लोग अभी मूव हो रहे हैं तो डेप्थ कट। सर बेवकूफ लोग प्लान दिखाते हैं, समझदार प्लानिंग दिखाते हैं। 200-250 वीडियो मैंने इसीलिए दिखवाई है उन लोगों को। उन लोगों को ये नहीं समझ आएगा ये होता कैसे है। उन्हें ये चाहिए, हर नेटवर्कर को पता है कि ऐसी टीम चाहिए जो अपलाइन के साथ रहने की कसमें खाती हो, लेकिन बनती कैसे है वो पता नहीं है। कम से कम ये तो बता दिया बनती कहाँ है, तो कैसे ही जानने के लिए जुड़ेंगे तो सही। ठीक है। अगर प्लान दिखा देंगे, प्रोडक्ट दिखा देंगे ना तो सस्ते और हल्के हो जाएंगे। हमने दिखाना ही कुछ नहीं है। इसलिए मैंने कहा था ये 250 लोग ही युग परिवर्तन कर देंगे। ये 250 लोगों से जो 100 वीडियो टैग करवाई है ना, अपना पुल तो वीडियो करके उड़ गया था। ये 100 टैग तो मैंने दूसरों के पुलों में डायनामाइट करवाए हैं। कि हमें मेहनत नहीं करनी, बस दूसरों के घर में डायनामाइट लगा के भाग के आ जाओ। चुपचाप अपने घर पे आके अपना काम करो, बाकी काम ये लगा हुआ बम कर दे। कल से कितनों को नींद नहीं आई ये पता भी है आपको? एक तो सिंगल साहब को समझा रहे थे ये गलती कर दी, अभी तो सबको समझाएंगे कि ये गलती हो गई। तभी कह रहा हूँ जिसने पुल नहीं उड़ाए हैं और उड़ाओ। कल प्लानिंग नहीं बताई थी, आज पूरी प्लानिंग बता दी। पूरी इंडस्ट्री को तपा दो, सेक दो, आग लगा दो। यार ये इनको हुआ कैसे? ये कैसे बोल सकते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा? हर नेटवर्कर एक ही चीज सोच के तो जुड़ता है, आज यहाँ से छोड़ूंगा कल वहां ज्वाइन करूंगा परसों। ये Darzov9 वाले कैसे बोल रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे? अब एमडीओ को एक काम करना पड़ेगा, अपने लोगों को बोलेगा ऐसी वीडियो बनाओ। उन्हें नहीं पता ना कोई सुबह 6 बजे का सेशन है और हम लोग बहुत प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। वो क्या करेंगे? वो देखेंगे सिर्फ वीडियो, वो देखेंगे सिर्फ रिजल्ट, और वो क्या बोलेंगे? ऐसी वीडियो तुम में से हर एक आदमी बनाएगा, मैंने बता दिया तुम्हारे को। लेकिन ऐसी वीडियो कोई नहीं बनाएगा सर उनकी टीम में से। ये वक्त है उनके आपस में भिड़ने का और लड़ने का, क्योंकि नेटवर्कर वीडियो नहीं बनाएगा और बाकी करवा नहीं पाएंगे। तो बड़ी सिंपल चीज है, इस आग को रोज आग दो, रोज बढ़ाओ, रोज वो उल्टे काम करके दिखाओ जिनसे इनकी जलती है। इनकी जलती है कि कोई कंपनी के लिए डेडिकेटेड कैसे हो सकता है। ये तो 22 साल पहले होता था, दोबारा दिखाओ ये 22 साल बाद होने लगा है। आग लगती है लगाओ कि हाँ 22 साल बाद ऐसा हो रहा है, सच में हो रहा है, लोग डेडिकेटेड हो रहे हैं। अब अपलाइनों के खिलाफ नहीं बोल रहे, अपलाइन की एडिफिकेशन करते हैं, एमडी से नहीं मिलवाया जा रहा। हाँ ये सब हो रहा है। कैसे हो रहा है पता नहीं कैसे हो रहा है। जुड़ो और जानो। मेलोडी बनाना है सर, Darzov9 नहीं रखना। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। Darzov9 में सब कैसे हो रहा है? Darzov9 में जुड़ो और पता करो कैसे हो रहा है, दूसरे कैसे पता लगेगा? तो प्लान इंपॉर्टेंट ही नहीं है सर। आज नए लोगों के साथ टैग कर दो सिंगल साहब,
इंडस्ट्री को रोज तापो, रोज सेको, रोज तापो, रोज सेको। और मुझे आप लोगों पे गर्व है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। कल मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी? जिस किसी की भी वीडियो आई, जो सुबह के सेशन के लोग थे, सब लोगों ने नीचे कमेंट पे कमेंट भर दिए। इतनी तारीफों के लिए तो मरे जा रहे हैं वो लोग, यहाँ हो रही है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा ये तारीफ कैसे कर रहे हैं। सबने एक दूसरे के नीचे पॉजिटिव लिखा हुआ था, सबने ये बहुत बढ़िया, अगर आप शानदार हो, ये सब कुछ है। उनकी तो सिक्की पड़ी है कल रात से, उनको नींद कहाँ आ रही है? वो तो उम्मीद कर रहे हैं आज कोई बम ना फूटे, लेकिन बम तो रोज फूटेंगे। ये ट्रेनिंग है, इसीलिए हम रोज कुछ ना कुछ करेंगे। आज नए 100 लोगों को टैग कर दो, आज फिर बता दो कि मैं दोबारा से तुम लोगों को बता रहा हूं, मैं अपनी अपलाइन के साथ मरने पर्यंत तक रहूंगा, कंपनी तक रहूंगा। तुम्हें समझ नहीं आई तो दोबारा सुन लो, तुम चाहोगे तुम बताओगे, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ। डेली ये रोज यही करेगी। आज ये सुबह के बोलेगा क्या, ये भूल जाए अपना काम काज, ये सिर्फ ये ध्यान दे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। इनकी टीमों को बहकाओ कि हम तो ऐसा करते हैं अपलाइन के साथ। अनाउंस करना है ना तो ये जाके अनाउंस करो, भाई ना मैंने पावर ली है, ना मैंने दी है, ना हमारे यहाँ कोई लेता है, ना कोई देता, ना हम देंगे। और बताओ, जाके अनाउंस कर दो कि भाई तूने ये आके क्यों बताया, तुम्हारे यहाँ नहीं मिलती, मेरे बच्चे तो काम कर रहे थे ना, तुमने आके क्यों बता दिया। काम है हमारा, मजे आ रहे थे, ले लिए मजे, करो अब क्या करोगे। उल्टे सीधे इनके जितने कॉन्सेप्ट है फेल दो तुरंत मार्केट के अंदर। बाकी लोग क्या करेंगे, आपको कॉल करना चालू कर देंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जब ये सब हो जाए, रोज एक वीडियो करके बाकी ध्यान अपना टारगेट पूरा करने पर लगाओ। एक वीडियो से अपने आप आते रहेंगे। तो हम रोज कॉल करके इनको बुलाएं, आ जाओ, सुन लो, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कंपैरिजन कुछ नहीं करना। एक वीडियो में 10 पॉजिटिव बातें करी, वो इनको खुद नेगेटिव करती हैं। इनको नेगेटिव बात नेगेटिव नहीं करती अपनी कंपनी के खिलाफ, दारिज9 के फेवर में बोली हुई हर पॉजिटिव बात इनको अपनी कंपनी के खिलाफ नेगेटिव करती है। तो बस उतना करो ना। आम आदमी में आपका काम बढ़ेगा, इनका काम अपने आप घटेगा, इन्हें कुछ पसंद ही नहीं। और ये सारे गिद्ध एक चीज से परेशान है, कहीं आस्था तो वापसी नहीं आ जाएगी इंडस्ट्री में। ये मरेंगे कब, इन सारे गिद्धों को लाशें मिलनी कब बंद होंगी? जब आस्था वापसी लौटेगी, जब टीमों में प्यार वापसी लौटेगा, जब टीमों में एकता लौटेगा, यूनिटी लौटेगी, जब अपलाइन डाउनलाइन फिर किसी प्लेटफॉर्म पे एक हो जाएगी, जहां क्रॉस लेग एक दूसरे का बिजनेस डेवलप करेंगी। जब ये दौर लौटेगा ना, इन गिद्धों को लाशें मिलनी बंद हो जाएगी। ये गिद्ध आपके खिलाफ नहीं है, ये गिद्ध माहौल के खिलाफ है। किसी के बाप ने उम्मीद नहीं करी होगी अनूप सिंह शेखावत जी लाइव आके अनाउंस कर देंगे। उसकी टीम, उनकी टीम में मैंने एक बंदा देखा, ऐसी बॉडी लैंग्वेज है, एक ने नेगेटिव कमेंट किया, ऐसा है वो, खुद की प्रोफाइल पिक देखो उसकी। आप तो ऐसे कई कई कंपनी करते हो, तेरा क्या लेना देना भाई, तू जाके अपना काम कर, चल टाई लगा और काम कर। हमने तो मैंने उसके कमेंट को भी लव मार्क किया है। क्यों? अरे कम से कम तू ये कमेंट कर, अपना काम क्यों कर रहा है? तू हमारी पोस्टों पे कमेंट कर, तू अपना काम करेगा, ज्वाइनिंग उठाएगा, तेरा धंधा चल जाएगा। पगले, तेरा काम है हम लोगों को कमेंट करना, हमारे को रोक, हम बहुत ताकत से बढ़ रहे हैं। काम पे लगाया मैंने उसे। जिस किसी की पोस्ट पे कोई नेगेटिव कमेंट आया, जाके देख लो, मेरा सब पे लव बना हुआ है। सबसे नेगेटिव आदमी को मैंने खूब सारा प्यार भेजा है। एक तो वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, और दूसरा रोज आके कमेंट करना उसको, काम करे ना करे कमेंट रोज करे। हमारी वीडियो सुनी ना उसने पूरी, तभी तो कमेंट किया। तो यही तो हम चाहते हैं, हमारी रोज 250 वीडियो आ रही है, मेरे एक आदमी की 5 मिनट इन्वेस्ट हो रही है, तेरी 1250। तू हर आदमी को सुन, मेरा हर आदमी क्या कह रहा है, ताकि कम से कम तेरी आज ज्वाइनिंग ना निकले। तुम अपने आप आओगे हमारे साथ काम करने, तुम्हारे को हम इनवाइट नहीं करेंगे, तुम्हें खत्म ही कर देंगे तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे, और वो भी सिर्फ पॉजिटिविटी फैला फैला के। ये वो वाला काम कर रहे हैं जैसे हिंदी फिल्मों में देखते हो कि मेरी अपलाइन सबसे महान अपलाइन है, और मैं बता रहा हूँ, मैं सबकी बॉटम में बैठा हूं, मैं अपनी अपलाइन के एक एक आदमी के लिए जान दे दूंगा, पावर दे दूंगा। फिर ये आदमी कहेगा अरे ये क्या करती है, जलीना जलीना जलीना, हाँ यही करूंगा। अगले दिन डबल वीडियो, मेरी अपलाइन मेरे मुंह से कल गलती से निकल गया, भगवान है। अरे भगवान तो कोई भी हो सकता है, मेरी अपलाइन तो भगवान से भी ऊपर है। मैं तो कह रहा हूँ 7 आसमान में जिसने दुनिया बनाई है, कुन फायकुन, वो मेरी अपलाइन ही है। ये कहेगा अबे इतना मत बोल, मेरी डाउनलाइन नहीं बोलती, मुझे आप तेरी अपलाइन बनना है। अरे तू किसी की अपलाइन बनेगा दारुजलाइन में आ। इनको ऐसे टारगेट दो कि अपनी डाउनलाइनों को जाके पीटे, मारे, उनके कपड़े फाड़ दें कि साले ये कैसे बोल रहे हैं अपनी अपलाइनों के बारे में, इतनी महान बात है, तुम क्यों नहीं बोलते, तुम अपनी मीटिंग में तुम मेरी बढ़ चढ़ के बातें करो, तुम बताओ मैं कितना महान हूं। ये अपनी डाउनलाइनों को काम दे अपनी महानता के किस्से बताना। 2 मिनट आग लगाओ,
और चुपचाप निकल आओ। इन्हें सब बर्दाश्त है, बस ये बर्दाश्त नहीं है। हाँ, मैसेज टाइप करके भी पोस्ट कर सकते हो, मैम अपलाइन की फोटो के साथ पोस्ट करो, जितनी आग डाल सकते हो डालो। वो मेरे ताऊजी वाली बात है, पांचों भाई घर में लड़ा करो लेकिन गली में हाथ पकड़ के चला करो। घर में चाहे सर फोड़ दो, लेकिन मोहल्ले वालों को पता नहीं होना चाहिए इनकी लड़ाई हो रही है। मोहल्ले वालों को तो हम ये दिखाएंगे हम एक है। थोड़ी मोटी लड़ाई भी चलेगी तो आपस में करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। बाहर वालों को नहीं बताना मेरी अपलाइन के साथ मेरे पंगे चल रहे हैं, वो चुपचाप वहीं निपटेंगे घर में आके। लेकिन बाहर मेरी अपलाइन है बोल मत दियो। लेकिन आजकल नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, मेरे को मारा तो मारा, बाबू भाई को मत मारियो, अपलाइन को पिटवाते रहे। अरे अपलाइन को बाबू भाई नहीं बनाना, अपलाइन को बाबू भाई मत बना करो, अपलाइन को स्ट्रेटेजिकली बिल्ड करो। आप अपनी अपलाइन को बिल्ड करोगे, आपको लगता है यार मैं अपनी अपलाइन के लिए बोल रहा हूँ, उस आदमी को ये पता लगेगा दारुजनाइन में अपलाइन बन जाएगा ना किसी की, तो तेरी भी 2 कौड़ी की फूटी कौड़ी की इज्जत हो जाएगी। यहाँ पावर मांगने का लोड नहीं आएगा। लोग पता क्यों आएंगे, अपनी कंपनीज में पावर दे दे के परेशान है। उन्हें पता लगेगा दारुजनाइन में कोई नहीं मांगता, तो वो कहेंगे भाई मैं दारुजनाइन इसलिए जा रहा हूँ कि तू भी आएगा तो मेरे से पावर मत मांगिए। तो वो इसीलिए आएंगे, उससे छुटकारा पाएंगे, थक चुके हैं उससे। हम रास्ता दिखा देंगे जाके। इसलिए बोल रहा हूँ कंपनी की तारीफ करो, क्योंकि जब कंपनी की तारीफ दूसरे एमडी के कानों में पड़ती है ना, तो वो सबकी कोर मीटिंग बुला के बोलेगा ये देखो सत्येंद्र वर्मा ने कितनी तारीफ करी है, देखो देवेंद्र जी ने कितनी करी है, देखो कमल साख्या ने कितनी करी, संतोष साहू ने कितनी करी, पवन साहू ने कितनी करी, ये संजय मकवाना देखो कैसे कसीदे पढ़ रहा दारुजनाइन के बारे में। और तुम सालो फर्जी चेक भी ले रहे हो, पैसे भी ले रहे हो, तुम नहीं करते मेरी तारीफ। कैसे करेंगे, उनके नेटवर्कर को डर लगता है। तुम भी बोलो हाँ ये लास्ट कंपनी है, कैसे बोलेंगे? उसका दिल तो जानता है ये लास्ट नहीं है। ये तो दारुजनाइन वालों का दिल जानता था ये लास्ट ही है, उनका दिल तो जानता है लास्ट नहीं है। तो वहीं पे तो फंसेंगे वो आके, गेम तो यही उलझेगा आके। वो अपनी टीमों से वो करवाना चाहेंगे जो कर नहीं सकते, फिर भिड़ेंगे एक दूसरे से, फिर अपने आप ही हमारे को ढूंढते हुए आएंगे। अरे यार वहां का एमडी तो रोज उठा के बोल देता था, तुम्हारे यहाँ वीडियो करनी जरूरी है? नहीं कोई जरूरी नहीं है, ये तो हमें अच्छा लगता है तो हम करते हैं, आप बिना वीडियो के ज्वाइन करो, ये खुद करेगा आगे वीडियो। इन्हें क्या पता ये वीडियो काम का ही एक हिस्सा है। ये 100 लोगों को टैग नहीं कर रहे हैं हम, ये 100 लोगों को भिड़वा रहे हैं नहीं की कंपनियों के साथ, क्योंकि ये कुछ भी करेंगे तारीफ नहीं कर सकते। अब ये अंदर से सड़ चुके हैं, सारे दीमक है। एक गिद्ध के मुंह से निकल ही नहीं सकती मेरी अपलाइन अच्छी है, मेरी कंपनी अच्छी है और मैं मरणोपरांत करूंगा। गिद्ध सब कर लेगा, गिद्ध आपको फोन करके बोल देगा भाई ये मत बोल, भाई ऐसा मत कर, भाई डील कर। लेकिन मैंने कहा अड़े रहना। बोले तेरा फोन नहीं आया था ना तो मैं 1 सेकंड सोच रहा था मैंने गलती तो नहीं कर दी कि पावर लेग नहीं मांगी। बोले अब तेरा फोन आ गया ना, अब मैं और पक्का हो गया मुझे पावर क्यों नहीं मांगने की। अब तो मुझे देगा ना मेरी अपलाइन, तो मैं बता रहा हूँ मैं उसको गोली मार दूंगा घर में जाकर अगर उसने मेरी पावर दी। मेरे नीचे बंदा लगा के देखे वो, ये कहेगा उल्टा क्यों हो रहा है, हम रोक रहे हैं तो ये भड़क क्यों रहे हैं। रिवर्स रिवर्स रिवर्स, अंदर की बातें अंदर करेंगे। इनको तो ट्रीटमेंट बढ़िया दो, इनको जोड़ना है, इनको ट्रीटमेंट बढ़िया दो, इनको ऐसा कॉन्सेप्ट पैदा करो कि इन लोगों को लगे कि ये चल ही क्या रहा है भाई मार्केट के अंदर। इनकी परिस्थिति बदल देंगे सर हम। सिर्फ पॉजिटिविटी से, नेगेटिविटी करनी नहीं हमें दारुजनाइन की पॉजिटिविटी इतनी करनी है कि नेगेटिव हो जाए। हमें इनकी नेगेटिविटी करनी ही नहीं है, हमारा काम ही नहीं है। चलिए कमल साख्या जी को सुनते हैं। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जयेंद्र जी। दो प्राणी है सर, एक जोड़ी अभी साथ रहेगी और आप साथ हैं तो बेहतर है। कल के बारे में सर छोटा सा था कि कल मैंने जब वीडियो शूट कर रहा था ना, वैसे तो 1 हफ्ते से मेरा तबीयत खराब है, ब्लड प्रेशर मेरा फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन कल जब हम लोगों ने वीडियो शूट करी 2 से 3 बार, तो बीपी जो है मेरा 60 पे आ रखा था, 40 और 60, 40 और 70 पे इतना ही रह रहा था पूरे दिन। फिर मैंने एक फोटो भी आपसे शेयर कर रहा है कि मुझे ड्रिप भी लेनी पड़ी क्योंकि लगातार जो है वो डाउन ही रह रहा था। लेकिन वीडियो शूट करके जब मैंने अपलोड कर दी तब से अभी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। और उसके बाद तो थोड़ा सा और हो गया कि 2-3 कंपनीज के वो लोग जिनके साथ मैंने कभी काम करा हुआ है और आज की तारीख में उनके पे आउट 20 लाख से ऊपर हैं, उनका फोन आया सर, मैं आपको पर्सनल पे भेजूंगा स्क्रीनशॉट। और 1-2 बार नहीं आया सर, जब तक मैंने फोन उठा नहीं लिया तब तक आता ही रहा, 2 बार 3 बार 4 बार।
की बात कह रहे थे कि इतना जो तुम मेहनत कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, अगर मेरे साथ आ जाओ तो 2 से 3 महीने लगेंगे, 5 से 10 लाख रुपए पे चले जाओगे, ये क्यों फालतू का ड्रामा कर रहे हो? तो मैंने कहा, एक बात बताओ सर, वहां आके मुझे काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बोले नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा, आपने मेरा वीडियो सही से सुना नहीं है, मुझे आपकी कंपनी में आके काम करना पड़ेगा, जबकि मैंने वीडियो में बोला है कि दार्जिलिंग मेरी अपनी कंपनी है। तो जब मैं मालिक हूं तो वहां आके काम क्यों करूं? 2 लाख आए, चाहे 10 लाख आए, चाहे 1 करोड़ आए, लेकिन मैं मालिक बन के ही काम करना चाह रहा हूँ, नौकर बन के काम नहीं करना चाह रहा हूँ। तो लास्ट में गुस्सा होकर फोन कट कर दिया कि लगता है तुम लोग तो पागल हो गए, आतंकवादी हो गए, तुमको तो कुछ दिखाई नहीं देता। मैसेज भी डाल दिया कि ठीक है, अभी तुमने जो करना है करो। तो ये बड़ा अच्छा लगा, फिर समझ में आया कि नहीं सर, जो अभी आप बता रहे हैं ना कि लोगों की जली पड़ी हुई है, हमें समझ में आया कि जिन लोगों के फोन उठते नहीं थे, उनके फोन आ रहे हैं और इतना फ्री है कि 2-2 3-3 बार कॉल कर रहे हैं, मैसेज पे डाल रहे हैं कि भाई कॉल करो, कॉल सर 1 महीने ये प्रोसेस तो चलने दो, वो तो अपने पुरखों को भी स्वर्ग में फोन करके पूछेंगे कोई इलाज लेके आओ, ये संभल नहीं रहा माहौल, ये चीज नहीं, और ये पता नहीं क्या फैलता जा रहा है। इससे बढ़िया तो कोरोना फैलवा दो, लॉकडाउन दोबारा लगवा दो, ये लोग किसी तरीके से रुके। ये तो सब नमाज पढ़ गएंगे, ये तो वो दुआएं भी पढ़ेंगे जो इनके पुरखों ने भी जिंदगी में नहीं पढ़ी है, सब करेंगे। करेक्ट सर। तो इसलिए मैं ये चीज सोच रहा था, हालांकि अभी आपने परमिशन दे भी दी है कि अभी चूंकि तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो 5-7 डोज तो मैं और ले ही लूं, इसके तबीयत पूरी सही हो जाएगी फिर मेरी। हाँ आराम से सर। हाँ, आज वीडियो इसलिए डालो कि कल एक अपलाइन की तारीफ करनी रह गई थी, तो आज पूरी कर लूं। वो तो मैंने म्यूट हो गए सर जी। कि अभी सामने वालों की लाइन छोटी नहीं करनी है, हमने अपनी लाइन को बहुत बड़ा कर देना है। एग्जैक्टली सर। फिर तो छोटी हो ही जानी है, उनकी छोटी पे क्यों ध्यान दे? हमने एग्जैक्टली हर नेटवर्किंग कंपनी, हर नेटवर्कर एक गलती कर रहा है, अपना टाइम इनको दे के मर रहा है। रोज 2-5 मिनट अपनी बात करो केवल। हमारा सेब हमारे हाथ में है तो हम उसकी तारीफ करेंगे, सामने वाले के अमरूद में कितनी कमियां वो खुद ही पता है उसको, हम टाइम वेस्ट क्यों करें? वो आपसे ज्यादा जानता है, उनको आर्टिफिशियल माहौल खड़ा करना आपका जेन्युइन है। बिल्कुल। और वो आर्टिफिशियल से जेन्युइन को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। रोज कोई आदमी अपनी कंपनी के कसीदे पढ़ रहा है, रोज अपनी अपलाइन के कसीदे पढ़, ये होता क्या? ये सब आर्टिफिशियल है, क्यों कर रहे हो? इनके बच्चों को गलत शिक्षा मिल जाएगी, इनके बच्चे को आप आतंकवाद सिखा रहे हो, तो ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि मैं आतंकवादी ना बनूं, उनके बच्चों को आईना दे दो, अपना चश्मा दे दो, इनके बच्चे जब उस चश्मे से इनको देखेंगे ना, अपने आप छोड़ देंगे कि ये भी तो लोग हैं। आप बताओ, 2 दिन जाके बताओ कि मेरी अपलाइन मेरे को कितना मेंटल कंसल्टेंसी देती है, कितना उसने मेरे लिए सोचा, मुझे काम करना सिखाया। 2 दिन बता दो, इनके बच्चों के फोन चले जाएंगे। आप तो नहीं करते, आप तो ऐसा करते हो, एक सेमिनार की बात नहीं करी, होम मीटिंग लेना नहीं सिखाया आज तक। तो बस दिखाओ कि आपकी अपलाइन आपसे कितना प्यार करती है, ये अपने आप ही जहर खाएंगे खुद। बिल्कुल सर। दूसरा में ऐसा लग रहा है जैसे अभी हम लोगों ने वो जो चाणक्य, चूंकि मेरे फेवरेट हैं, तो उनके पैर में जब कांटा चुभता है तो वो मट्ठा डाल, कहते कांटे को कुछ नहीं कहते हैं, मट्ठा डाल के पूरा खत्म ही कर देते हैं। हमें लग रहा है हम भी मट्ठा डाल रहे हैं सर। जितने भी कांटे हैं सबको मट्ठा डालने का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। मैंने ये कब कहा कि मैं महापुरुष हूँ? मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मुझे नेगेटिविटी की तलवार से काटना नहीं आता। मैं आदमी भी मारूंगा तो सकारात्मकता से मारूंगा, मेरे अपने नियम है। और आखिरी चीज सर ये कि जो 22 साल पहले हुआ था वो दोबारा से 2022 में ही होने जा रहा है सर। संयोग तो बनता है, बनेगा। तो 22 साल बाद 22 में ही होने जा रहा है, ये मतलब पूरा होना तय है। और खुशी की बात ये सर कि मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ। इन्होंने ये बोला था ये कल्चर कभी नहीं लौटेगा, हम इनकी वही भविष्यवाणी गलत करके इन्हें बेवकूफ साबित करेंगे। नहीं सर, इन अच्छा सब ने एक चीज पे शर्त लगाई हुई है, अपलाइन डाउनलाइन कभी सगी नहीं होंगी, क्रॉस स्पॉन्सरिंग कभी नहीं रुक सकती है, वेन्यू कभी डेवलप नहीं हो सकते हैं। जिस चीज पे इन्होंने दाव लगाया हुआ है उसी दाव को खत्म करके हारेंगे। मेरे को इनके लिए अलग मेहनत नहीं करनी, बस इनका दाव झूठा करना है। मुझे एक टीम लीड करनी है और ये मानते हैं अब एक टीम मुमकिन नहीं है। मुझे किसी के लिए मरना था कि कोई मेरे लिए मर सके, और ये मानते हैं अब अपलाइन डाउनलाइन एक दूसरे के लिए जान नहीं दे सकती। बस मैं उसी कल्चर को खत्म कर रहा हूँ। ये कहते हैं क्रॉस लेग एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, हमारी क्रॉस लेग ने एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, सिर्फ इतना करते हैं। और इस चीज को ये झेल नहीं सकते, क्योंकि ये भी अपने पुल उड़ा चुके हैं। इन्होंने अपना पुल ये कह के उड़ाया है कि बिना पावर लैग मांगे डाउनलाइन नहीं आती। इन्होंने पुल ये कह के उड़ाया है कि बिना सेटिंगों के कंपनी नहीं चलती।
ये सब भी अपना पुल उड़ा के बैठे हैं। जो नाव इन्होंने जलाई है ना, मैं उन्हीं नावों के साथ खेल कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, सब डरे हुए से है कि इनको पहले संभालें या अपनी टीमों को संभालें। इनको ये मना करें कि ऐसा ना करो, या अपनी टीम को बताएं कि ये सब पागल हो गए। हम तो करेंगे। लेकिन 25,000 लोगों तक ये बात कल पहुंची है सर। और आप तो अच्छा, दूसरा सर ये भी है, हम लोग महसूस कर रहे थे ये सब चीजें करके चेहरे पे बड़ा निखार आ रहा है सर। हाँ, तो उनके चेहरे का निखार हमारे में ट्रांसफर हो रहा है ना। ये बात टीमें भी ट्रांसफर होंगी, ये बात। हाँ, टीमें भी ट्रांसफर होंगी। ओके सर, थैंक यू सर। राइट सर, थैंक यू। जी विमलेश जी। थैंक यू सर। आवाज आ रही है ना? जी आ रही है सर। एक्चुअली मैं जब 2018 में स्टार्ट किया था तो मेरे साथ मेरे ज्वाइन करने के 3-4 महीने बाद मेरा एक फ्रेंड भी स्टार्ट किया था सेप शॉप में, और मैंने 2 कंपनीज चेंज था बेचारा उसी में। आवाज गई आपकी। क्लियर है? जी क्लियर है। हाँ, तो वो हमेशा बोलता था कि तुम पता नहीं कितनी कंपनियां चेंज करोगे, ये वो। कल मैंने जब व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया तो वो बंदा, उस बंदे का एक मैसेज आया, ओए पागल हो गया है क्या? तो मुझे हंसी आई कि लोग ये भी बोलते थे कि ये तू कितनी चेंज करेगा, जब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि अब चेंज नहीं करनी है तो लोग पागल समझ रहे हैं। पहला बात। और दूसरी बात ये है कि सर काम तो करते थे, मैं अपने अपलाइन से भी बोलता था सर काम तो हो रहा है, सब चल रहा है, बेबी जनरेट हो रही है, बट एक फैमिली वाली फीलिंग नहीं आ रही है यहाँ पे, जो एबीज के साथ आई थी उसके बाद कभी आई नहीं। बट आज हम लोगों के साथ बबीता कौशिक मैम है, ये क्रॉस लाइन में है, आशीष रोहतगी सर हैं, उसके बाद से हमारे शेखावत सर हैं, कमल साके जी हैं, बहुत सारे लोग, राजकुमार वर्मा सर हैं। तो इन लोगों को पाके एक फैमिली वाली सच में फीलिंग आ रही है। बीवी आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं। बीवी तो आएगा, ये परिवार ही तो लेके आता। जब हम एक दूसरे को मजबूत करते हैं तभी तो मजबूत होती है कम्युनिटी। दिक्कत तो दूसरी कंपनियों की ये है कि अपलाइन डाउनलाइन को नहीं मजबूत कर रही। यहाँ पे हम सब एक दूसरे को मजबूत करेंगे। दौड़ अभी बहुत लंबी है, अपने आप जीतेंगे हम सारे, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। डेफिनेटली। थैंक यू सर। चलिए स्नेहा जी से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। के ऊपर बात कर रहे थे। एक्चुअली मैंने जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो मेरे को फैमिली से परमिशन नहीं थी, बट मेरे को करना था। तो मेरे को वहाँ पे डर वगैरह का तो पता नहीं, बट मैं इसको रिस्क मान के कर रही थी कि अगर भैया को पता चलता है, क्योंकि हमारे घर पे भैया की सारी बातें चलती है, क्योंकि बाद में एजुकेटेड नहीं है, उनको इतना वो भी नहीं है, तो भैया की परमिशन जरूरी थी। तो मैं करती गई कि देखा जाएगा जो होगा, जब भैया को पता चलेगा या कोई भी बताएगा। तो घर पे सबको बता दिया, सबको मना लिया, बट भैया ही नहीं माने थे। और इस मंथ में मैंने कंसिस्टेंसी के टाइम पे भैया को भी बता दिया कि भैया मैंने काम कर रही हूँ मैं। मतलब मेरे को डर तो था, बट मैंने उनको बता दिया और उनका मतलब रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा जब मैं घर आऊंगा क्योंकि एक्चुअली स्टार्टिंग से हमारी अच्छी नहीं थी। उनको तो है ही, तो उनका जहाँ तक वरना उनको मना होता तो जब भी कर देते। तो मेरे अकॉर्डिंग अब उनका रिस्पॉन्स तो पॉजिटिव ही है। तो अगर मैं मतलब स्टार्टिंग में अपॉर्चुनिटी छोड़ देती तो मेरे हाथ से तो गया था, पर अब क्या है, अगर मैंने पकड़ लिया तो मेरे को मिल गया ये। तो मतलब छोड़ा नहीं मैंने ट्राई करने की कोशिश की और मेरे को मिल भी गया। और सर जैसे कि आप बोल रहे थे कि हम आपस में अपलाइन और डाउनलाइन को अदर कंपनीज वालों को भिड़वा दे। सर मैं, मोहित सर और मानव सर और कुलवंत जी, हम 4 जने गए थे एक मीटिंग से। मैंने डॉक्टर प्रोफेशन तो क्या है, तो नहीं आपने अपने बारे में वापस गए। मतलब वो 2 कड़ी के है, उनके मुंह पे ही बोल दिया, क्योंकि वो बोले जा रहे थे कि आपकी कंपनी जो है बहुत मतलब हमारी कंपनी एक 1 नंबर पे है, वर्ल्ड की सबसे अच्छे प्रोडक्ट देती है, क्वालिटी बेस्ड देती है। तो उनके फिर मुंह पे ही बोल दिया और आपस में फिर अपलाइन और डाउनलाइन दोनों ही बढ़ गए।
और उनको फिर बाद में ऐसा फील हो रहा था कि हम उनका इंटरव्यू करके आ गए, मेरे को तो कॉल करके। ये मजे लेने से ज्यादा जरूरी है टारगेट जरूर करते रहना, कभी इन्हीं मजों में खुद एंगेज हो जाओ और अपनी लाइन छोटी कर लो। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है टारगेट पूरे करना। जलाओ दूसरों को उतना ही जितने में अपना काम चलता रहे, अपना घर जला के मत जला देना। जी संजय सर, लास्ट सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर। सर कल के वीडियो के बाद में मैंने कल व्हाट्सएप पे डालने की कोशिश करी, लेकिन वो पूरा जा नहीं रहा था। 2 मिनट का था, 2 मिनट ही जा रहा, 2 मिनट का वीडियो जा रहा था। 9 मिनट का बना मेरा। फेसबुक पे अपलोड करना चाह रहा था, वहां भी अपलोड हो नहीं रहा था। फिर बालक से बोला मैं कि इसका यार कुछ कर, इसका एमबी वगैरह कम कर, एचडी क्वालिटी होने के कारण शायद जा नहीं रहा। फिर उसने करा और मैंने कहा लो पापा, बोले फेसबुक पे तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपलोड कर दिया है, बोले व्हाट्सएप पे नहीं जाएगा पूरा। मैंने कहा छोड़, यूट्यूब पे डाल दे। अपने यूट्यूब चैनल पे डाला तो किसी व्यक्ति ने देखा। और कल एक मनाली से सर मुझे फोन आया। मैंने कल के वीडियो के साथ में मेरा पुराना एक वीडियो था, वो करेला जामुन का डाला था, मैंने उसका भी देखा उसने। और उसने कल 2 बार फोन किया मुझे। सर वो उस व्यक्ति को वहां पर अपने को प्रोडक्ट देना है, तो सर अपन कैसे दे सकते हैं? सर मनाली में कोई है क्या अपना? मनाली में मेरे ख्याल से करण की टीम है, करण कौशल की। मनाली से करण सपोर्ट कर देगा, करण कौशल। मैं करण से बात करता हूँ। नंबर मिल सकता हो सर तो मुझे आप सेंड कर दीजिएगा। हाँ, मैं करण से बात करके बोल देता हूँ सर। जी सर। तो सर रिस्पांस तो मिल रहा है सर, लोगों को जैसे पता चल रहा है, भले से वो लोग कमेंट्स करें या ना करें, लेकिन जब मिलते हैं आमने सामने, राम राम होती है, तो वो पूछते जरूर है कि यार सर वो आपका वीडियो देखा था मैंने, और क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो कुल मिला के हमें अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक सोशल मीडिया से एक फायदा ये तो है कि मुझे नहीं बोलना पड़ता है कि यार मैं काम कर रहा हूँ या मेरी बात सुनो। वो खुद आके रह के क्वेश्चन करता है कि यार वो प्रोडक्ट की वीडियो देखी थी आपकी, और उसमें क्या है, मेरे एक परिचित को ये बीमारी है, मेरे एक परिचित को समस्या है। बहुत सारे लोग पूछते हैं और क्या चल रहा है, आप तो वहां थे, जयपुर थे, वहां थे। जो सारे इवेंट्स के भी अपन ने जो शेयर की थी सोशल मीडिया पे सर, वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव अपने को रिपोर्ट उसकी मिलती है। हर चीज करती है सर सोशल मीडिया, इसीलिए पावरफुल टूल है। यहाँ किसी को अप्रोच मत करो, लोगों को अपने आप को अप्रोच करने के मौके दो, रीजन दो चीजें पर। राइट सर? जी सर। चलिए, आज मेरा एक इवेंट भी है तो उसके लिए भी मुझे निकलना है। मनोज कुमार जी बात करना चाह रहे हैं। चलो सर, इन्हें मौका नहीं मांगा, इन्हें देते हैं। जी मनोज जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप सर। हमेशा अच्छे लगते हैं आप जी सर। कल की वीडियो बनाई मैंने और पोस्ट भी किया, आपको भी भेजा था मैंने। बहुत अच्छा लगा जी जी, बहुत अच्छा लगा सर जी, क्योंकि ये पुल टूटे हैं तो बहुत आगे कुछ बहुत अच्छा होना है 100%। और सारे सेशन में अटेंड कर रहा हूँ सर आपके, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एक चीज नोट भी कर रहा हूँ, और आगे मतलब एक अंदरूनी कहते हैं ना सर, एक बल मिल रहा है, ताकत मिल रही है, और कुछ बहुत कुछ अच्छा करने के लिए। ग्रेट सर। अपने लिए और फैमिली के लिए। सर एक मेरी बच्ची है, वो 16 साल, जैसे अभी मैंने लिख के ही भेजा था, 16 ईयर एज है उसकी। हाइट के लिए वो बार बार मुझे बोलती है कि कुछ हाइट के लिए मेरे लिए भी ले आओ। चैट में आंसर आ चुका है सर। जी जी जी। तो 360 के देना या एफ देना सर, क्योंकि पीरियड्स स्टार्ट है ना इनके। 360 के सर, 360 के में ग्रोथ का प्रोबायोटिक्स है जो बच्चों को ग्रो कराने में हेल्प करता है। अच्छा अच्छा। और K9 भी हम दे सकते हैं सर? K9 दे सकते हो सर। ठीक सर, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका ये जो मेंटरशिप है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है सर। नहीं बढ़ेंगे सर। चलिए, मैं फिर बता रहा हूँ जिन लोगों को अगले सेशन के लिए, जिन लोगों के नाम तैयार करने हैं, होली पे लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि होली के बाद अगले सेशन के लोगों के भी नाम क्लोज हम कर देंगे। जिनको करना है, जो अपनी टीम से एनरोलमेंट है, उनकी लिस्ट देना चालू कर दीजिए। ठीक है बॉस, थैंक यू सो मच। आज का अपने टारगेट का ध्यान रखिएगा, और आज से ये समझ के चलिए कि नया महीना स्टार्ट हुआ है, तो नए महीने के हिसाब से टारगेट करिए कि 16 से 31 एक पूरे महीने की क्लोजिंग है। जो इस महीने कर चुके हैं वो भूल जाइए, नए सिरे से लगते हैं, नई क्लोजिंग करते हैं,
और बस अपने टारगेट पे ध्यान रखिए, बाकी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड, थैंक यू।